तो पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो रिएक्शन का रेट होता है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, है ना। इसके अलावा हमने एक टॉपिक आपका और पढ़ा था पिछली क्लास में, मॉलिक्यूलैरिटी वगैरह के बारे में, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, उनके कुछ विभिन्न विभिन्न रूल। और मैंने उसमें बताया था कि मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक एब्सर्ड है, मतलब बकवास है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी नहीं डिफाइन की जाती है, बट समटाइम्स कभी कभी पता नहीं, बहुत ही गंदे लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कभी कभी ऐसे ऑप्शंस दे देता है यार कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आप मॉलिक्यूलैरिटी निकालो। तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो आरडीएस होता है वो उस आरडीएस को देखते हैं और जो आरडीएस की मॉलिक्यूलैरिटी होती है उसको बोल देते हैं कि ये हमारी उस ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है। कायदे से ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं है, बट अगर आपके पास मान लेते चारों ऑप्शन है और उन ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन में आपको अगर ऐसा नहीं दिख रहा है कि मतलब क्या करें भाई, मतलब कुछ नन ऑफ दिस, नॉट डिफाइंड, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो फिर उन केसेस में मैंने बताया है क्या करना है। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कोलिजन थ्योरी। अब कैसा है, आपने अभी तक जितनी भी बातचीत की केमिकल काइनेटिक्स में, ये सारी की सारी बातचीत एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस पर है। ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हो, है ना। के की वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंटली निकालने के हमने तरीकों के साथ डील किया। तो कहूँ तो मैं ये कि सब कुछ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है। अब अगर मान लेते हैं किसी को तकलीफ़ है कि यार बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, काश मेरे पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला होता, थियोरेटिकल कोई फार्मूला होता जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते और हम लोगों को रिएक्शन के रेट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता, है ना। अभी तक तुम रिएक्शन के रेट के बारे में क्या जानते हो कि रेट इज़ प्रपोर्शनल टू व्हाट, आप लोगों का के और कंसंट्रेशन की समथिंग रेज टू द पावर एन, यही होता है रेट लॉ। मतलब हम ये अच्छे से जानते हैं कि रेट के प्रपोर्शनल होता है और के को अगर आपको ढूंढना है तो इसको ढूंढने के लिए आपको क्या करना होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिस्कस की, लाइक ऑप्टिकल रोटेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। तो यार जब तक मतलब मुझे के नहीं पता चलेगा तब तक क्या मैं रेट को नहीं बता सकता क्या, या बता सकती क्या थियोरेटिकली। तो सही बात है, नहीं बता पाएंगे। तो नाउ वी आर इन अ सर्च, हम लोग क्या है सर्च कर रहे हैं, किसकी सर्च कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की सर्च कर रहे हैं। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या जो थियोरेटिकल बातचीत हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के रेट के बारे में बताए विदाउट डूइंग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, बिना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे हमें पता चल सके। तो वो आपकी बेसिकली कौन है, कोलिजन थ्योरी है, ये आपको बताती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोलिजन थ्योरी आपको सब कुछ बता देती है, क्योंकि कोलिजन थ्योरी के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जो हम लोग इस लेक्चर की एंडिंग में पढ़ेंगे। इसके आगे आगे और भी थ्योरीज आई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ACT कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। लिंडमैन थ्योरी आई, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, ये सब हायर क्लासेस के लिए है। बट हमारे सिलेबस में जो है, जो सबसे बेसिक थ्योरी है वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हमको पढ़नी है। तो कोलिजन थ्योरी देखो क्या कहती है उसको जानते हैं, बट उसको जानने से पहले कुछ ग्राफ्स लेकर आते हैं और कुछ ग्राफ से कुछ बेसिक बातचीत करते हैं। बेसिक बातचीत ये है कि मान लेते हैं मेरे पास एक कर्व है, ठीक है। वैसे तो ये कर्व आपने इससे पहले कई बार प्लॉट किया है, बट चलो फिर भी एक बार खैर और प्लॉट कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास कर्व है। इस कर्व में मेरे पास वाई एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, और जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम लोग लिखते हैं रेट, मतलब रिएक्शन किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है वगैरह वगैरह। तो हम ये देखते हैं कि जो कर्व हम लोगों को मिलता है
कुछ इस तरीके का लेट से मिला, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ आप लोगों के प्रोडक्ट में, ये मुझको कर्व मिला। ठीक है, ये जो आपका पीक पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये दो नाम है, इन दोनों में से तुम्हें जो नाम अच्छा लगता है भैया वो नाम तुम रख लो, ये दो नाम है, ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये क्या है, रिएक्टेंट है ना। और इसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये कौन है, आप लोगों का प्रोडक्ट है। तो देखो, रिएक्टेंट के पास पहले से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, हर रिएक्टेंट के पास, हर प्रोडक्ट के पास पहले से अपनी खुद की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होती है। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, जैसे अगर मैं इसको अपना ओरिजिन काउंट करूँ कि ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो है आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ई आर, जिसे हो सकता है कई बार बुक्स में एच आर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो एनर्जी है जो उसके पास है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उसको प्रोडक्ट साइड जाना है, उसको कन्वर्ट होना है। अब कन्वर्ट होने के लिए उसको, उसके पास जो एनर्जी उसके पास उसकी खुद की है, रिएक्टेंट के पास जो उसकी खुद की एनर्जी है, वो इनसफिशिएंट है, वो काम की नहीं है। कैसे, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर ड्रेस खरीदनी है या कोई भी दूसरा आइटम लेट से आपको परचेज आउट करना है। मान लेते हैं मुझे एक स्कूटी परचेज करनी है, लेट से 80,000 की वो है। अब मान लेते हैं मेरे पॉकेट में राइट नाउ सिर्फ मात्र 20,000 रुपये। ठीक है, मेरे पास मात्र कितने हैं, 20,000। ये मेरे पास मेरे पहले से खुद के डाउन पेमेंट को देने के लिए जो पैसा है, ये मेरे पास मेरा खुद का पैसा है पहले से। अब क्या हो रहा है कि 20,000 लेकर अगर मैं शोरूम पहुंचूंगी और बोलूँगी कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो देगा थोड़ी ना, उसको तो 80,000 रुपीज़ चाहिए ना। जब आप 80,000 दोगे तब वो आपको गाड़ी देगा, राइट। तो ऐसे में मेरे पास जो एनर्जी है, जो मेरे पास पैसा है, वो उस पर्टिकुलर गाड़ी को खरीदने के लिए इनसफिशिएंट है ना, वो उस पर्टिकुलर गाड़ी को खरीदने के लिए इनसफिशिएंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, खैर आजकल ऑटो लोन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में है। ठीक है, अभी आज से 25-30 साल पहले जाओ तो इस तरीके के ऑटो लोन बेसिकली हर आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते थे। जो ट्रक्स या फिर ट्रैक्टर्स या ऑटोज़ खरीदते थे सब उनको मिलता था। कार लोन, बाइक लोन, ये सब उतना नहीं था। तो अभी कोई फाइनेंस कंपनी आई, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 रुपये मैं देता हूँ। अब भैया पैसे भले ही वो वापस लेगी, वो बात अलग है, इन द फॉर्म ऑफ EMI, बट फिलहाल मान के चलते हैं उसने हमको वो पैसे दान में दे दिए कि लो चलो मेरी तरह से 60,000 रुपीज़ की बख्शीश आप रखो। तो मैं मेरे 20,000 रुपीज़ जो कि मेरे पास पहले से थे, प्लस जो मुझे एक्स्ट्रा मनी किसी और के वाया मिली, इन दोनों को मैं उठाती हूँ और फिर टोटल 80 करके लेकर जाती हूँ और कहती हूँ कि ले पैसे और मुझे गाड़ी दे दी। तो जो एनर्जी होती, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो हमारे जैसे होते हैं। उनके पास भी पहले से उनकी खुद की कुछ सेविंग्स होती है डाउन पेमेंट देने के लिए, तो उनके पास अपनी खुद की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। कितनी होती है यार, उस पर बात नहीं करेंगे, वो तो रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट डिपेंड कि वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ वेरी करेगी, बट उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद की होती है। फिर क्या होता है, अब लेकिन वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है ना, ये जो एनर्जी उनके पास खुद के पास है वो सफिशिएंट नहीं होती मैनी टाइम्स, 99% टाइम्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। कई बार ऐसा होता भी है कि आपने दो रिएक्टेंट्स को मिक्स किया और प्रोडक्ट बन गया, तो वेरी रेयर केसेस, बट मैनी टाइम्स उनकी खुद की जो एनर्जी होती है ये सफिशिएंट नहीं होती है। किस चीज़ के लिए, आप लोगों के प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, नॉट सफिशिएंट फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होती। अब उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आती कहाँ से है, फिलहाल उस पर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी उस पर बातचीत शुरू कर दी तो पूरी खिचड़ी मच जाएगी। ठीक, पहले टर्म समझ लेते हैं। तो उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना, तो आप उनको वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो
जैसे कि मुझे ऑटो लोन ने मिला, मेरे बैंक ने दिया और उन्होंने मुझे कहा कि ये लो भैया 60,000 रुपये और जाके वो गाड़ी खरीद लो। तो वैसे ही उस रिएक्टेंट को हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को वो लेता है और अपनी एनर्जी को लेता है और जाके पहुंच जाता है कहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट में। यानी कि अब मेरा जो प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट जो है, वो पहले यहाँ था, अब यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया ट्रांजिशन स्टेट पे। एक्स्ट्रा एनर्जी को मेरे से उसने ले लिया, उसने मेरे से एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को दी जाती है, रिएक्टेंट के पास पहले से कितनी एनर्जी थी, रिएक्टेंट के पास पहले इस लेवल पर, ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइन बनाई है, कि उसके पास पहले से एनर्जी थी और ये उसकी ऊपर वाली एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये उसकी एनर्जी है। तो वो कहता है भैया 80,000 वाली वैल्यू है वो हमने रिएक्टेंट को इतना एनर्जी गैप सप्लाई किया, इतनी एनर्जी मैंने उसको दी। इस एनर्जी को देने के बाद वो उस मैक्सिमम स्टेप पर, मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या वहां जाके प्रोडक्ट बन गया? क्या नहीं, अभी बना नहीं है, बट प्रोडक्ट बनने वाला जो काम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक से कुछ लोन वगैरह अगर आप लेते हो तो आपकी कितनी सारी इंक्वायरी होती है, आपका पूरा वेरिफिकेशन होता है, KYC वेरिफिकेशन, आपके फाइनेंस वेरिफिकेशन, एक्सेट्रा टाइप की चीज़ें। फिर उसके बाद जाकर आपका वो लोन सैंक्शन होता है। बट सैंक्शन होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको पैसा मिल गया, फिर उसके बाद जाके वो डिसबर्स होता है और फिर आपको मिलता है। तो अभी हम लोग वो सैंक्शनिंग वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं। हमको क्या हो चुका है, आप लोगों का, ए भगवान ये कैसा खतरनाक म्यूजिक है। खैर, हमें सैंक्शनिंग वाला पैसा भी आया नहीं अकाउंट में, बट हमें पता चल चुका है कि हाँ अब हम लोगों का हो जाएगा। तो राइट, वैसे ही हम उस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गए। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी ना रिएक्टेंट को, बस इसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है? EA, एक्टिवेशन एनर्जी। किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड वाला वर्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो ना। उल्टा भी तो होता है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हुई तो उल्टा भी तो हो सकता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट। फिलहाल क्योंकि मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही हूँ तो उसको मैंने कहा EAF। तो अभी फिलहाल के लिए हम चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसे वर्डों से। तो फिलहाल के लिए अभी जनरल क्योंकि मुझे चीज़ें सिखानी है तो इसको मैंने नाम दे दिया EA, एंड दिस EA इज नोन एज आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी। तो बोर्ड्स के पेपर में तो भैया एक्टिवेशन एनर्जी का डिफाइन पूछा जाता है, तो कोई नीड नहीं है इसको रट्टा मारने की। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सो डोंट यू थिंक कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में खुद डिफाइन कर सकते हो कि ये मिनिमम अमाउंट की एडिशनल एनर्जी है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट की ये एडिशनल एनर्जी है जो हम लोग किसको दे रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं। किसको सप्लाई कर रहे हैं? रिएक्टेंट को सप्लाई कर रहे हैं। क्यों सप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट को? ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी दैट वी सप्लाई टू रिएक्टेंट सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, बराबर, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फिर एक बार जब वो अपने उस मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है, लाइक अगर एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी है, अगर आपको पहाड़ी चढ़नी है तो आपको क्या होगा, ताकत लगानी पड़ेगी। इफ़ यू हैव लेट्स से साइकिल या लेट्स से इफ़ यू हैव गाड़ी, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, नॉट ऑयल, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, इन द फॉर्म ऑफ डीजल, आप उसमें लगाते हो, गाड़ी में देते हो, तब वो गाड़ी उस हिल के टॉप पे पहुंचती है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो गाड़ी हिल के टॉप पे पहुंच गई, क्या फिर भी आप पगले समान गाड़ी ऑन रखते हो क्या? भाई मैं तो नहीं रखती, मैं तो बंद कर देती हूँ, क्योंकि स्लोप जो होती है उस स्लोप से वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरती हुई आ जाती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, नीचे गिरती हुई आ जाती है। और नीचे गिरती हुई जब वो आती है तो एक सर्टेन एनर्जी लेवल पर जाकर वो खुद को रोक लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गिरते 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 ज़ीरो हो जाती है, ऐसा नहीं होता। एनर्जी गिरती जाती गिरती जाती गिरती जाती है, मतलब उसको वो एनर्जी वो लूज़ कर रही है, निकलो निकलो निकलो, और एक सर्टेन लेवल पर आके वो रुक जाती है। जिस लेवल पे आके वो रुकती है फाइनली, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट का अगर मैं ओरिजिन से गैप देखूं तो दैट इज़ नोन एज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर जिसका सिंबल होता है HP।
तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, क्या ये फंडा क्लियर है? बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन हो, तो रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन आप लोगों की डन हो, डन, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो, तो रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा एनर्जी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। पहला कौन सा टर्म? पहला कि रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा खुद की एनर्जी कई केसेस में सफिशिएंट नहीं होती, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन वर्क करता है, तब हम लोगों का रिएक्टेंट आसानी से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचता है, और फिर उस ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों नेसेसरी कंपोनेंट है, ठीक है, ये दोनों वन ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट है एक रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए। एक रिएक्टेंट के पास उसकी खुद से पहले से कितनी एनर्जी है, दूसरा उसको आपको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी आपको देनी पड़ी। देखो, कॉमन सेंस है, डे टू डे लाइफ है, केमिस्ट्री को डे टू डे लाइफ से रिलेट करो, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री को और इनऑर्गेनिक को, बहुत सारी चीज़ों के फंडे अपने आप क्लियर हो जाते हैं। लाइक मेरे पास अगर पहले से 60,000 रुपये होते तो मुझे कितना उधार लेना पड़ रहा होता? मात्र 20,000 का, है ना। अगर मेरे पास पहले से 60,000 रुपये होते, तो अगर मेरे पास पहले से 80,000 रुपये होते तो मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, एडिशनल अमाउंट ऑफ उधार लेना ही नहीं पड़ता, बराबर। तो यानी कि ईआर जितना कम रहेगा, ईआर इज लाइक योर डाउन पेमेंट, है ना। ईआर इज लाइक अ डाउन पेमेंट। आप डाउन पेमेंट जितनी कम करोगे, आपको उतना ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्राइवेट एनबीएफसी में श्रीराम फाइनेंस बहुत ही फेमस है ऑटो लोन के लिए। खैर बैंक्स तो होते ही हैं, बट प्राइवेट टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, एनबीएफसी के टर्म्स में बात करूँ, तो ईआर इज लाइक अ डाउन पेमेंट। आप जितनी कम डाउन पेमेंट रखोगे, आपको ऑटो लोन उतने ज़्यादा अमाउंट का लेना पड़ेगा। कॉमन सेंस है यार। तो इसका मतलब ईआर जितनी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगी? ज़्यादा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ही क्या हो जाएगी? ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ईआर भी कम है तो ईए भी कम होगा, नहीं, बल्कि उल्टा होगा। अगर ईआर कम रखोगे तो ईए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईए का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईआर का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के पास होते हैं, तब वो जाके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचता है, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस होती हैं, बराबर। अच्छा, लेकिन ये जो ईए और जो ये ईआर है, इन दोनों का जो सम होता है, इस सम को हम लोग सिंबल देते हैं ईटी, एंड दिस ईटी इज बेसिकली नोन एज आप लोगों की थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या ये जो वर्ड है थ्रेशहोल्ड, क्या आपने इससे पहले ये वर्ड कहीं सुना है? बिल्कुल, ये वर्ड हमने सुना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जाओ, रिवाइज करके आ जाओ, ताकि तुमने जो एक गुजरे ज़माने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था वो तुम लोगों का रिवाइज हो जाए। तो थ्रेशोल्ड वर्ड वहाँ पे हम लोग कई बार सुनते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो दिस इज आवर थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी मतलब बेसिकली क्या है? ई ए प्लस ई आर इक्वल टू ई टी, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर कोई मुझे कहेगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी का बोलिए क्या होगा? ई ए प्लस ई आर, है ना। तो ई आर कहाँ है? ओरिजिन से लिया जाता है। ई ए कहाँ तक लिया जाता है? ई ए आप लोगों का पूरा टॉप ट्रांजिशन स्टेट तक लिया जाता है। तो बेसिकली ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये टॉप पॉइंट से लेकर ये आपके पूरे ओरिजिन तक का जो ये गैप है, ये जो गैप है, दिस इज नोन एज आप लोगों का ईटी। इसको हम लोग हमारा क्या कहते हैं? ईटी कहते हैं। इसको हम लोग हमारा क्या कहते हैं? ईटी कहते हैं। ओरिजिन से लेकर, ठीक है, ओरिजिन से लेकर कहाँ तक? ट्रांजिशन स्टेट तक का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज ईटी, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में रिएक्टेंट की एनर्जी भी इंक्लूडेड है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्लूडेड है। इट्स लाइक दैट
कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही समझ लो कि ET इक्वल टू EA प्लस ER। ठीक है, जैसे टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, तो हर एक रिएक्शन के लिए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले से फिक्स होती है कि इस रिएक्शन को इस टेम्परेचर पे इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी लगेगी। ठीक है, इतनी एनर्जी लगेगी, बराबर इतनी एनर्जी लगेगी। अब वो एनर्जी दो फॉर्म में हो सकती है, या तो रिएक्टेंट दे दे उतनी पूरी की पूरी, और अगर रिएक्टेंट पूरी की पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं दे पा रहा है तो फिर इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हमको वो एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को बात करना है कोलिजन थ्योरी के बारे में। ये तो मैंने अभी ग्राफ्स के बारे में बहुत सारी बातचीत की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोलिजन थ्योरी। क्या है ये कोलिजन थ्योरी? कहीं स्पेलिंग एरर हो तो उसको ठीक कर लेना, मैं स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देती हूँ लिखते वक्त है। तो ये जो कोलिजन थ्योरी है ये क्या है, किस चीज़ को कहते हैं हम ये कोलिजन थ्योरी? देखो, कोलिजन थ्योरी इज बेसिकली एन आइडिया, theoretical idea which gives you the rough estimate कि रिएक्शन के रेट क्या होंगे। ठीक है, रफ एस्टिमेट, नॉट एग्जैक्ट तो आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो, थियोरेटिकली ये आपको एक रफ एस्टिमेट देती है रिएक्शन के बारे में। दो लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को बनाने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। एक थे हमारे वेन होफ, जिसको आप आगे जाके सॉल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ में इनके बारे में पढ़ेंगे, और एक होता है अरेनियस। ठीक है, ये दो लोग, बराबर ये दो लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कोलिजन थ्योरी में। और भी बहुत सारे अलग अलग एरिंग पोलाय ऐसे करके बहुत सारे आपके साइंटिस्ट थे समय समय पे जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया। खैर, हमें साइंटिस्ट के बैकग्राउंड में नहीं जाना है। ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? ये कोलिजन थ्योरी हमें बताती है कि वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिन पॉसिबिलिटीज़ के होने की वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाए। वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिनके होने की वजह से एक रिएक्शन हो जाए। तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी ने ये कहा कि सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है एक रिएक्शन के होने के लिए कि आप लोगों के जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इसको अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ तो इसका साइंटिफिक लैंग्वेज में मतलब होता है कि दे शुड कोलाइड विथ ईच अदर। रिएक्टेंट्स आपस में क्या करने चाहिए? कोलाइड करने चाहिए, टकराने चाहिए। ठीक है, अब जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तब रिएक्शन होगी। ऐसा कोलिजन थ्योरी ने क्यों कहा? कॉमन सेंस, प्योर कॉमन सेंस। मान लेते हैं आप लोगों के पास दो रिएक्टेंट्स हैं। लेट्स से इमेजिन आपके पास अमोनिया है प्लस आपके पास HCl है। खैर, मैंने अमोनिया और HCl का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि व्हेन अमोनिया एंड HCl रिएक्ट विथ ईच अदर, अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl की फ्यूम्स, वाइट कलर की फ्यूम्स, डेंस फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं बहुत ही स्पॉन्टेनियसली। तो आप उसको अपने आँखों से देख भी सकते हो, उसके लिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि रिएक्शन हो रही है टाइप, ऐसा नहीं। तो अगर मान लेते हैं एक कंटेनर में अमोनिया लिक्विड है और आपके पास एक तरफ HCl है। ठीक है, मान के चलो एक तरफ अमोनिया की गैस है और दूसरे तरफ आपके पास HCl है। अगर ये दोनों लोग अलग अलग कंटेनर्स में हैं तो क्या आपको फ्यूम्स दिखेंगी? नहीं दिखेंगी ना। नहीं मैडम, दिखनी चाहिए ना, दोनों आजू बाजू में तो बैठे हैं बस। भाई, तूने उनको दोनों को अलग अलग कंटेनर्स में रखा है, पहले आप उनको सेम कंटेनर्स में रखो ना। एज सून एज जैसे ही तुम उनको सेम कंटेनर्स में रखोगे, सेम कंटेनर में रखते बराबर बोलो क्या होगा? तुरंत उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और तुरंत उस रिएक्शन की वजह से बोलिए क्या हो जाएगा? आपको वाइट कलर की डेंस फ्यूम्स दिखेंगी नोन एज प्रोडक्ट, जो कि अमोनियम क्लोराइड की होंगी, है ना। तो ये वाइट कलर की डेंस फ्यूम्स तब क्यों नहीं बन रही थी जब ये दोनों अलग अलग कंटेनर में थे? क्योंकि तब आप उनको आपस में रिएक्ट ही नहीं करवा रहे थे, तो फ्यूम्स कैसे बनेंगी? तो इसीलिए जब आप चाहते हो कि रिएक्शन हो तो रिएक्शन के होने के लिए
जो सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके रिएक्टेंट्स आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, है ना। ओके ठीक है, कांटेक्ट में होने चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, क्या रिएक्टेंट्स कांटेक्ट में लेट से हैं तो क्या कांटेक्ट में आ जाने से रिएक्शन हो जाएगी? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या कांटेक्ट में आने से क्या रिएक्शन हो जाएगी? लाइक दैट कि मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज का क्राइटेरिया है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करो इतने परसेंट से या इतने मार्क्स से, तो हम आपको अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, जो भी उनका क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की पढ़ाई तो शुरू करो। अब मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की पढ़ाई पूरे भारत के जितने भी बच्चे हैं और सब लोग तैयारी करने बैठ गए, तो क्या सबके पढ़ाई करने से क्या सबके सब उस पर्टिकुलर कॉलेज में चले जाते हैं? क्या नहीं। क्यों? पढ़ाई तो सब कर रहे थे, सबको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहिए। बट जिन्होंने पढ़ाई सही में हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ की है, वही उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं और क्लियर करने के बाद वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जा पाते हैं। तो इसका मतलब आउट ऑफ मान लेते 10 लाख स्टूडेंट्स, के सारे 10 लाख स्टूडेंट्स या 10 लाख कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री पा सकते हैं क्या? सिर्फ इसलिए कि हाँ हम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, हमने भी तो हमारा 1 साल 6 महीने 2 महीना 2 साल इन्वेस्ट किया, क्या सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग क्या क्वालिफाइड हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ वही लोग क्वालिफाइड होते हैं जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, डेडिकेशन के साथ, एक्सेट्रा चीज़ों के साथ उसके प्रति अपना काम करते हैं। तो इसका मतलब कोलिजन थ्योरी में सिर्फ रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके रह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपस में कांटेक्ट में रह रहे हैं, तो क्या सिर्फ इतने कांटेक्ट में रहने से ही रिएक्शन हो जाएगी? नहीं, उनके बीच में 2 सबसे बड़े बैरियर्स होते हैं, 2 सबसे बड़े बैरियर्स जिनको उन्हें क्रॉस करना होता है। पहला बैरियर होता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करो, लाइक यूपीएससी, पहले आप उस एग्जाम को क्रैक करो, मेंस, प्रीलिम्स जो भी उनका होता होगा, फिर आप उस आगे इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो, राइट, इस तरीके से होता है, ताकि आप उस इंटरव्यू के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। एक मिनट, ठीक है, ताकि आप उस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। तो सिमिलरली अभी हम लोगों के पास, ठीक है, सिमिलरली हम लोगों के पास जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल है जो कांटेक्ट में रखे हुए हैं, है ना, क्या वो कांटेक्ट में रखे हुए मॉलिक्यूल्स सबके सब मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे? क्या नहीं। जो एक कट ऑफ होता है उनका, लेट से 500 नंबर, 600 नंबर, उसको जो क्रॉस कर पाया वही कर पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। तो जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, सब रिएक्टेंट्स की देखो एनर्जी कंटेंट अलग अलग होता है। जैसे हर स्टूडेंट के पढ़ाई के प्रति जो डेडिकेशन और तैयारी होती है वो अलग अलग होती है, वैसे हर रिएक्टेंट्स का भी अलग अलग होता है। हर रिएक्टेंट का भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो सब रिएक्टेंट्स की एनर्जी सेम नहीं होती, सब रिएक्टेंट्स की एनर्जी सेम नहीं होती। तो कैसा होता है कि जिन रिएक्टेंट्स की, ठीक है, जिन रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स आप लोगों के पास है, जो रिएक्टेंट्स ईए को क्रॉस कर जाते हैं, ईए को क्रॉस कर जाते हैं मतलब, या फिर जिनके पास ईए होता है, मैंने अभी अभी समझाया कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो रिएक्टेंट्स, ठीक है, सारे रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि सारे बच्चे, अगर 10 लाख बच्चे किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबको जॉब नहीं मिलती है, उनमें से जो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता है उनको मिलती है, राइट। तो आप जितनी भी रिएक्टेंट्स आपके पास है, हर रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हो पाता है प्रोडक्ट में, क्योंकि हर रिएक्टेंट के पास एनर्जी कंटेंट अलग अलग होता है। सिर्फ वही रिएक्टेंट ईए जो मतलब क्या कहते हैं प्रोडक्ट बना पाते हैं जिनके पास ईए को क्रॉस करने की एबिलिटी होती है, या मैं कहूँ जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स ईए को क्रॉस कर पाते हैं वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना पाते हैं। इसका मतलब इमेजिन करिए, अगर 10 लाख रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में है तो क्या सारे के सारे 10 लाख प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
उसमें से सिर्फ और सिर्फ मान के चलते हैं सिर्फ 200-300 लोग ही कर पाएंगे, बाकी के पास तो एनर्जी नहीं है, बाकी के पास तो पासिंग मार्क्स ही नहीं है। फिर चलो बढ़िया है, इसका मतलब कोलिजन थ्योरी ने हमको 2 क्राइटेरिया दे दिए। पहला क्राइटेरिया दे दिया कि भाई पढ़ाई शुरू तो कर, दूसरा क्राइटेरिया दे दिया कि भाई पहले पासिंग मार्क्स के अबोव तो तू ला। ठीक है, जैसे अगर क्राइटेरिया मान लेते 200 में से 150 नंबर का है तो पहले तू 150 नंबर के ऊपर तो जा। अच्छा, क्या 150 नंबर के ऊपर जाने के बाद क्या सबको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है? क्या नहीं। कई कॉलेजेस में या कई जॉब्स में जब आप अप्लाई करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग इंटरव्यू सेशन रखते हैं। मतलब मान के चलो तुम्हें 200 में से 200 आ गए, इमेजिन करो, फिर वो लोग देखते हैं तुम्हारा पर्सनालिटी, तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तुम किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह वाली चीज़ें, पूरा तुम्हारी पर्सनालिटी देखी जाती है, जज किया जाता है, फिर फाइनली तुमको एज अ क्या कहते हैं आपका एम्प्लॉई रखा जाता है। तो तीसरा भी एक क्राइटेरिया होता है कोलिजन थ्योरी का। अब भैया आप क्या है, आप बैरियर तो क्रॉस कर गए, अब तो पटापट डुलक डुलक के हम्पी डम्पी के जैसे प्रोडक्ट बनाना है ट्रांजिशन स्टेट के बाद डुलक डुलक कर। क्या प्रोडक्ट बन जाता है? नहीं बनता। बहुत सारे रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरव्यू राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब मान लेते हैं 200 लोग क्रॉस करके चले गए थे, मेंस प्रीलिम्स जो भी होता है, और फिर जब इंटरव्यू राउंड में पहुंचे तो उन 200 में से हार्डली 10, 20, 30 बच्चे ही जॉब पा पाते हैं। इंटरव्यू में सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या देखा जाता है तीसरे राउंड में? तीसरे राउंड में देखा जाता है कि जो रिएक्टेंट्स अपने एनर्जी को लेकर ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचे हैं, क्या वो रिएक्टेंट्स आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन में है कि नहीं, इस फैक्टर को हम समझते हैं। ठीक है, क्या वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है कि नहीं, क्या वो जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, क्या वो रिएक्टेंट्स के बीच, क्या वो रिएक्टेंट्स प्रॉपरली आपस में ओरिएंटेड है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या उनकी रिएक्शन पॉसिबल है? क्या जिस तरीके से उनको कोलाइड करना चाहिए, क्या वो प्रॉपर तरीके से कोलाइड कर रही हैं? क्या कई लोग तो प्रॉपर तरीके से कोलाइड ही नहीं कर पाते, और अगर वो प्रॉपर तरीके से कोलाइड नहीं कर पाते तो भले ही उनके पास एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की एबिलिटी थी, बट स्टिल दे आर रिजेक्टेड। तो ऐसे केस में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन तीनों कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है, वही प्रोडक्ट फॉर्म कर पाता है। यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करना अति आवश्यक है, जिसमें से ये जो आपकी लास्ट 2 कंडीशंस हैं इनको हम लोग कहते हैं बैरियर। इन्हें हम लोग कौन सी वाली कंडीशन कहते हैं? बैरियर कंडीशंस। ठीक है, पहली वाली कंडीशन इज़ वेरी सिंपल, 2 चीज़ों को उठाओ आपस में साथ में रख दो, है ना। लेकिन लास्ट 2 कंडीशंस आर बैरियर कंडीशंस, जिसमें से एक बैरियर कंडीशन कौन सी है? एनर्जी की, दैट ए शुड पॉसेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दूसरी बैरियर कंडीशन क्या है? दे शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये 2 बैरियर होते हैं, और जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन दोनों बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं वही सक्सेसफुली प्रोडक्ट बना पाते हैं। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में आपने 1000 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि हजारों के हजार क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनमें से प्रोडक्ट तक पहुंचते 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 आप लोगों के पास हार्डली 20, 30, 40, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट इतने ही मॉलिक्यूल्स आपके पास आपको देखते हुए मिलेंगे। क्या ये फीलिंग समझ में आई? दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन थ्योरी। खत्म, दिस इज कोलिजन थ्योरी। यही कोलिजन थ्योरी बोर्ड्स के पेपर में आती है, कोलिजन थ्योरी लिखने के लिए। ठीक है, जिसमें जो पॉस्टुलेट्स आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे होते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में, आपको वो पर्टिकुलर पॉस्टुलेट बड़ी अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में विथ एग्जाम्पल्स समझा के आपको छापना होता है, मार्क्स उठा लो। बट ऑब्वियस है कि तुम बोर्ड्स के पेपर में इस तरीके से तो एग्जाम्पल दे नहीं सकते ना कि यूपीएससी में 1000 लोग बैठे, मैडम देखो, बट उनमें से पढ़ाई जिन्होंने अच्छी की वो सेकंड कंडीशन को क्रॉस कर गए। आप इस तरीके की एग्जाम्पल नहीं दे सकते। खुद को समझाने के लिए या किसी और को समझाने के लिए, है ना, ये दिस एग्जाम्पल्स आर बेस्ट, क्योंकि इससे क्या होता है, ये डे टू डे लाइफ से कोरिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं, भूलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन जब बोर्ड्स का पेपर लिखना है, थ्योरेटिकल पेपर लिखना है, तो एक्सप्लेनेशन शुड बी in a very proper manner, strictly according to your textbooks, strictly according to your textbooks. तो लिखना is a different thing, समझना is a different thing. हम फिलहाल समझ रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं।
तो ये 3 कंडीशंस हैं, बस इन्हीं तीनों कंडीशंस को बोर्ड्स के पेपर में प्रॉपर लैंग्वेज और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको इलैबोरेट करके देना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या कोलिजन थ्योरी सिर्फ इतनी ही है, मतलब हम तो इस बात की खोज में थे ना कि हमको कोई थ्योरेटिकल फार्मूला मिल जाए, जिस थ्योरेटिकल फार्मूले से मैं क्या कर सकूं, कोई कैलकुलेशन कर सकूं के की या फिर रेट की वगैरह वगैरह। वो फार्मूला तो आया नहीं, तो पूरी तो थ्योरी 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 ये तो बकवास कर दिया आपने। फार्मूला किधर है, फार्मूला दिखाओ। तो सुनो, अब हम लोगों को डिराइव करना है फार्मूला। सबसे ज़रूरी चीज़, हम पूरा फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, पहला बात। दूसरी चीज़, इस फार्मूले से लेकिन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसीलिए इस फार्मूले को पढ़ा जा रहा है। इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग वगैरह वगैरह टाइप के। देयरफॉर वी आर स्टडिंग दिस फार्मूला, देयरफॉर वी आर स्टडिंग दिस फार्मूला, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इस फार्मूले की तरफ। तो हमने क्या देखा, हमने क्या बातचीत की कि आप जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लाओगे उनमें से सारे के सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। सिर्फ वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, जिनके पास एनर्जी ईए से ज़्यादा होती है, वही उस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। तो देखो, इस चीज़ को ना ग्राफिकली पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ ले, फिर मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि वो तो फिर प्योर मैथमेटिक्स से फटफट हो जाएगी। अब देखो, इसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व, जो कि गैसियस स्टेट में पढ़ाया जाता है। खैर अगर किसी को लेट से नहीं भी पता है तो खैर यहाँ पर हम लोग उसको शॉर्ट में समझेंगे, डिटेल में तो नहीं। खैर यहाँ पे जो आपकी वाई एक्सिस दिख रही है, इसमें हम लोग प्लॉट करते हैं इस क्वांटिटी को 1/n dn/n। जिन्होंने गैसियस स्टेट में इस क्वांटिटी को देखा है उनको पता होगा ये क्या होता है, ठीक है, उनको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे होती है आप लोगों की एनर्जी, और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसका कर्व भी मैं तुम्हें ड्रॉ करके दे देती हूँ। समथिंग लाइक कुछ इस तरीके का कर्व ये आता है, ये इस तरीके का कर्व आता है, ठीक है, ये इस तरीके का कर्व मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिलता है, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके पास सर्टेन अमाउंट की, मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा। ओके, कहा था आपने, तो मैंने तुमसे कहा कि मान लो ये है वो एनर्जी, मान लो ये वो एनर्जी है, ठीक है। इस एनर्जी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, लेट्स से अपनी ईटी आप कह सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ से काउंट की जाती है, ओरिजिन से काउंट की जाती है। या फिर आप इसको ये कह दो कि मान लो ये मेरी ईए है, अगर आपने उसको ओरिजिन से काउंट नहीं किया है तो चलो ठीक है, ईए के टर्म से बातचीत करते हैं। आधे से ज़्यादा किताबों में आपको ईए के टर्म से बातचीत करते हुए मिलती है। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये एनर्जी कितने लोगों के पास है। तो एक काम करो, हमने इसको डॉट 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 एक्सटेंड किया 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 ये ऐसे। अब जो लोग इस ईए के लेफ्ट साइड में हैं उनके पास एनर्जी क्या है, ये जो ईए के लेफ्ट साइड में है इनके पास ईए के कंपेयर में ईए से लेस एनर्जी वाला रीजन है वो, और ईए का जो राइट साइड है वो ईए से मोर एनर्जी वाला रीजन है, बराबर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ईए से ज़्यादा एनर्जी वाले कितने लोग हैं, ईए से ज़्यादा एनर्जी रखने वाले आपके पास कितने लोग हैं, तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि ईए से ज़्यादा एनर्जी रखने वाले हमारे पास मैडम इतने पार्टिकल्स हैं। जिन्होंने गैसियस स्टेट पढ़ी है उनको पता होगा कि ये जो कर्व होता है ये बेसिकली इसका जो एरिया अंडर द कर्व आता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरिया अंडर द कर्व आता है, ठीक है, ये जो एरिया अंडर द कर्व आपको मिलता है, ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि कितने लोगों के पास एबिलिटी है,
ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने की। तो सोचो हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे, सोचो हमारे पास इतने सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे। ये जितने भी एरिया अंडर द कर्व आपको दिख रहा है ना, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरे के पूरे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना भी मैं डॉट 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 बना रही हूँ, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन क्या वो सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए? नहीं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ कितने कन्वर्ट हुए? ये जो ब्राउन कलर की मैंने डैश 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 लाइन दी ना, सिर्फ उतने ही कन्वर्ट हुए, सिर्फ उतने ही कन्वर्ट हुए। इसका मतलब पहले तो यही समझ में आ गया कि सारे के सारे तो भाई कन्वर्ट हो नहीं पाते, सिर्फ कुछ ही कन्वर्ट हो पाते हैं। वो भी वही कन्वर्ट हो पाते हैं जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कैसी होती है? ज़्यादा होती है। जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कैसी होती है? ज़्यादा होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैथ्स की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, ग्राफ में वापस से आएंगे, लेकिन पहले मैथ्स कर लेते हैं। क्या है मैथ्स बताओ? कि इनिशियली जब कोलिजन थ्योरी बनाई गई तब उन्होंने ऐसा ये सोचा कि बस रिएक्टेंट्स को आपस में साथ साथ रख दो, रिएक्टेंट जब आपस में साथ साथ रहेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब इनिशियली तो ऐसे ही सोचा गया ना। देखो कोई भी चीज़ में डेवलपमेंट कब आती है? जब उसके कुछ ड्रॉबैक्स हमको दिखते हैं। तो उन्होंने इनिशियली ऐसा सोचा, इनिशियली उनकी थिंकिंग ऐसी थी कि बस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में आप कोलाइड होने दो, जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे रिएक्टेंट उतना ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब इनिशियली ऐसा सोचा गया कि जो रेट है, ठीक है, जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी, किस चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी? कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ कोलिजन्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, कितने कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जिसको तुम लोगों ने फिजिक्स में शायद सुना भी होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस, इसको जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो यानी कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जितनी ज़्यादा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन की रेट होगी। और गैसियस स्टेट में इस कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है। ठीक है, इस कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है। जब दो एटम्स लेट से ए एंड बी आपस में टकरा रहे हैं, या लेट से दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो उनकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है उसको Z सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर, आपका म्यू रिलेटिव, और यहाँ पे NA स्टार और NB स्टार। इस फॉर्मूले में आपको नहीं जाना है, जहाँ पे बस इतना देखना है तो गैसियस स्टेट में देख सकते हो जाकर, बट कोई मतलब नहीं है, फालतू है ये। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या होता है? कोलिजन डायमीटर। गैसियस स्टेट में समझाया है कि कोलिजन डायमीटर आखिर किस वाला का नाम है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कोलाइड करने की उतना ज़्यादा रेट होगा। तो उनके पास मान लेते हैं स्टार्टिंग में 1000 मॉलिक्यूल्स थे, और उन्होंने इस फॉर्मूले को यूज़ करके कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और उन्होंने कहा कि रेट आना चाहिए इतना। मान लेते हैं इस ZAB की वैल्यू आ गई 10,000, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारा रेट भी आना चाहिए 10,000, क्योंकि रेट एंड दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट जब उस सेम रिएक्शन को वो एक्सपेरिमेंटली करवा के देखते हैं, क्यों करवा के देखते हैं? ये चेक तो करना पड़ेगा ना कि जो थ्योरी बनाई गई है वो सही है कि नहीं है। तो जब वो एक्सपेरिमेंटली करा के देखते हैं तो ये देखते हैं कि अरे यार रेट तो 10,000 नहीं आ रही है बल्कि 100 आ रही है। तो उनका माथा सनक गया कि आखिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो रेट आनी चाहिए 10,000, बट आ रही है 100। तो ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है ये आखिर क्यों? द रीज़न, मतलब देखो एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं हो सकता, ये तो मानते हो। इवन जो हमने वैल्यू निकाली है फॉर्मूले में पुट करके वो भी गलत नहीं है। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी नज़रों से छूट रही है? तो उन लोगों ने फिर ये सोचा कि ज़रूर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अलावा भी कोई एक ऐसा पैरामीटर होता होगा जिस पैरामीटर पर आप लोगों की रेट डिपेंड करती है। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें थ्योरी बताई ना, पूरी कोलिजन थ्योरी, ये वही सारी बातचीत मैं कर रही हूँ कि उन्होंने ज़रूर ऐसा सोचा कि ज़रूर कोई एक ऐसा पैरामीटर होगा जिस पैरामीटर पे उनकी क्या करती होगी और रेट डिपेंड करती होगी। तो पहले वो लोग क्या सोच रहे थे कि सिर्फ कोलिजन हो जाए तो रेट हो गई ख़त्म, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि क्या है क्या है क्या है। तब उनके दिमाग में आया कि अच्छा रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी का बैरियर क्रॉस करवाना पड़ेगा। मतलब उसके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी अगर नहीं होगी
तो वो चाहे आपस में कितना भी लड़ाई कर लें, वो कभी भी उस टॉप ऑफ द हिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, चाहे मान लेते हैं तुम्हारे अंदर कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, सुबह 4 बजे या 6 बजे जितने बजे भी सनराइज होता है, उस वक्त पहाड़ के ऊपर चढ़कर वो नज़ारा देखने का, लेकिन अगर तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं है तो तुम ट्रैकिंग कैसे कर पाओगे उस पहाड़ की, कैसे चढ़ पाओगे? अब कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि साए 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 तुमको ऊपर छोड़कर आ जाएगा हेलीपैड में, है ना? तुमको चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास तो सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है तो तुम कैसे चढ़ोगे? फिर ये उनके बाद दिमाग में आई कि अच्छा, मतलब सिर्फ इच्छा होना, सिर्फ कोलाइड करना इज़ नॉट एट ऑल अ नेसेसरी पॉइंट। कोलाइड के साथ साथ उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी उनको वहाँ तक लेकर जा सके, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचा सके, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बातचीत कर चुकी हूँ कि उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। तो यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अलावा तीसरा पैरामीटर और आ गया उनके दिमाग में। ये बात चढ़ गई कि हाँ यार, कि रेट जो है वो सिर्फ डायरेक्टली जेड पे डिपेंड नहीं कर सकता, वो जेड के अलावा एक एनर्जी के फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। वो जेड के अलावा एक एनर्जी के फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। और ये एनर्जी के फैक्टर का डेरिवेशन क्या है, वो उन्होंने लिखा कि एनर्जी पे वो डिपेंड करेगा इस तरीके से, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब कई लोगों को डाउट होगा कि ये स्मॉल ई क्या है, तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको ये अच्छे से पता होता है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, ये कैसे आया, ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं थ्योरी बता सकती हूँ, बट डेरिवेशन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो खैर इसमें हमें घुसना नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि अच्छा, वो एनर्जी के फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, तो उन्होंने एनर्जी के फैक्टर को भी कंसिडरेशन में ले लिया। फिर उन्होंने अगेन रेट निकाली, तो वो ये देखते हैं कि अब जो रेट आ रही है वो आ रही है लेट से 500 बहुत आधा हो जाएगा, 600 आ रही है मान लो। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उन्होंने बोला यार एक्सपेरिमेंट से तो रेट 100 आ रही है, अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हुआ। फिर उनके दिमाग में चमका कि इसका मतलब हम लोगों का ज़रूर वहाँ पे एनर्जी के फैक्टर के अलावा भी कोई एक तीसरी कंडीशन होगी, जिस तीसरी कंडीशन की वजह से मेरा निकाला हुआ रेट गलत आ रहा है, क्योंकि मैंने उस तीसरी कंडीशन को कंसिडरेशन में नहीं लिया। बहुत सोचा उन्होंने कि यार एनर्जी का बैरियर तो क्रॉस कर लिया, हो तो गए हम लोग, प्रोडक्ट टॉप ऑफ द हिल पहुंच तो गए, अब तो ढुलक के बस प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन दिक्कत क्या है? तो उन्होंने डिफ़िकल्टी नंबर 3 के बारे में सोचा। दैट डिफ़िकल्टी नंबर 3 इज़ नोन एज ओरिएंटेशन फैक्टर। उस डिफ़िकल्टी नंबर 3 को हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, या फिर आप इसको कहते हो स्टेरिक फैक्टर, ये भी कहा जाता है कई किताबों में। खैर, ये ओरिएंटेशन फैक्टर या फिर ये स्टेरिक फैक्टर, क्या है ये ओरिएंटेशन फैक्टर? तो ओरिएंटेशन फैक्टर कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ कोलाइड होना, सिर्फ मिनिमम अमाउंट की एनर्जी रख पाना, ये ज़रूरी नहीं होता है। और भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और वो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? प्रॉपर रिएक्टेंट्स के बीच में ओरिएंटेशन होना। अगर उन रिएक्टेंट्स के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो ही आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब क्या इसका? फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट लेते हैं, लेट से ए और लेट से मैंने ले लिया बी। ये ए बी मेरा एक मॉलिक्यूल है, मैं चाह रही हूँ कि ये ए बी कंबाइन होकर 2 टाइम्स ऑफ ए बी कंबाइन होकर मेरा बन जाए A2B2, मतलब डाइमराइज हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो डाइमराइज अगर मैं इन दोनों को करना चाहती हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो डाइमराइज वाला जो मेरा प्रोडक्ट है वो मान लो इस तरीके का दिखता है, मेरे डाइमराइज वाले प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मान लो इस तरीके का दिखता है, ये मेरी कल्पना है, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। इसका मतलब ए और ए के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। ये आपका न्यू बॉन्ड है ना, दिख रहा है ना, ए बी के बीच में तो पहले से बॉन्ड था। अब मान लेते हैं इन दोनों ए बी वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है, बट टक्कर इस तरीके से हो रही है ए के बीच में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि ए और ए के बीच में टक्कर हो और ए और ए के बीच में नया बॉन्ड बन जाए। तो इसे कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन अगर मान के चलो यही सेम टक्कर इस तरीके का होने लगे कि मान लेते हैं आपके पास ए है, ये टकरा रहा है किसके साथ? बी के साथ,
मत सॉरी गलत बोल दिया, प्लीज करेक्ट इट, ए बी के साथ है और मान लो टक्कर हो रही है अब किसके साथ, बी और बी के साथ, तो ऐसे केस में क्या आप जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसमें ए और ए के बीच में नया बॉन्ड बनने वाला है, क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। तो दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो देखो जब टकराव होता है तो आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो कि यार टक्कर ए और ए के बीच में ही होनी चाहिए, ए के बीच में भी हो सकती है, बी के बीच में भी हो सकती है, ए बी के बीच में भी हो सकती है ना? तो आपके लिए क्या वो सारी टक्कर, क्या वो सारी टक्कर काम की है? क्या नहीं, आपके लिए वो सारी की सारी टक्कर काम की नहीं है, आपके लिए वो सारे के सारे कोलिजन्स काम के नहीं है, क्योंकि बाकी के कोलिजन्स होने से भैया प्रोडक्ट थोड़ी ना बन रहा है ना? बाकी के कोलिजन्स होने से प्रोडक्ट थोड़ी ना बन रहा है, बाकी के कोलिजन्स होने से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, बाकी के कोलिजन्स होने से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। वो भले ही उनके पास एनर्जी है, भले ही उनके पास सब कुछ है, बट उनके पास क्या नहीं है? प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चाहिए, ओरिएंटेशन जो चाहिए वो नहीं है। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड कर रहे हैं, जिसमें से ए और ए के बीच में कोलिजन करने वाले 60 मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रोडक्ट उन 60 के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट उन 60 के अकॉर्डिंग ही बनेगा, प्रोडक्ट उन 60 के अकॉर्डिंग ही बनेगा। बाकी 40 हमारे लिए वर्थलेस हैं। ठीक है, बाकी 40 हमारे लिए वर्थलेस है, कोई काम के नहीं है हमारे। तो ऐसे में अब आपके जो कोलिजन थ्योरी है वो कोलिजन थ्योरी क्या हो गई? अब आपकी कोलिजन थ्योरी ने कहा कि एक तीसरा भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो ये, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल शुड कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना? एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में उन्हें कोलाइड करना चाहिए। तो उसने कहा कि अच्छा एक तीसरा फैक्टर भी हमको हमारे उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो ये कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू आप लोगों का z एज वेल एज e की पावर माइनस EA बाय RT एज वेल एज अ थर्ड फैक्टर विच इज इंडिकेटेड बाय अ सिंबल P, जिसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब होता है कि आउट ऑफ टोटल आप कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये क्या कहलाता है? आप लोगों का प्रोबेबिलिटी फैक्टर, बराबर। तो इसका मतलब रेट इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसका मतलब रेट आप लोगों की इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। दिस इज दी आवर एक्सप्रेशन। ये कहता है, ये होती है कोलिजन थ्योरी, ये होती है आप लोगों की कोलिजन थ्योरी। कहने को कोलिजन थ्योरी को लोग कठिन 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 कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कठिन है। कठिन अगर ये है तो फिर आगे अगर कुछ फ्यूचर में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी उसमें जो थियरीज आएंगी वो फिर क्या होंगी? वो तो फिर महाकठिन होंगी। फिर कोई कठिन नहीं है। यहाँ पे ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है? कोलिजन की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीन चीज़ों पे। मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को CF लिख रही हूँ, ठीक है, उसको तुम समझ जाना। दूसरा वो एनर्जी बैरियर वाले फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स पे। और एक आखिरी में किस पे डिपेंड करता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गया, स्टेरिक फैक्टर हो गया, ओरिएंटेशन फैक्टर हो गया, जो नाम तुमको इसको देना है तुम दे दो। इन तीनों फैक्टर पे वो कलेक्टिवली डिपेंड करता है, इन तीनों फैक्टर पे वो कलेक्टिवली डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज कोलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन थ्योरी का आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट क्या हम लोगों को इतने बड़े फॉर्मूले का उपयोग करना है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, हमें इतने बड़े फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है। हम लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन इस चीज़ का यूज़ करना है। क्या होगा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, इस पर बातचीत कर लेते हैं, जिसको हम बेसिकली अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों का ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने मॉडिफाई किया, इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया? मॉडिफाई। कैसे?
अब वो कैसे है वो आपको नहीं जानना है, वो आपके काम का नहीं है। और हमने वहाँ से फिर लिखा कि जो रेट है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि रेट इक्वल टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन की पावर सम ऑर्डर होती है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। अब हम ये जो के है, इस के की जगह हम एक वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू? ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड रेट का क्या है। ये है मैथमेटिकल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड किसके? आपके रेट का। ठीक है, ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड है आपके किसके? रेट का। ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, ये है आप लोगों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड। और जहाँ पर के क्या होता है ये तो आप जानते हो, रेट कांस्टेंट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये ए क्या है भैया? ये ए तो हमारे लिए नया टर्म है। इस ए को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर इसे कहा जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, और ये ए आया कहाँ से? जो हम लोगों ने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा था ना कि आपका रेट जो रहता है वो प्रोपोर्शनल होगा जेड ई ए। तो इस z को और इस p को देखो, z यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी और p यानी कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यानी कि जो बेसिकली कांस्टेंट ही है ना। तो दो डिफरेंट कांस्टेंट लिखने के बजाय मैंने z इंटू p को रिप्लेस कर दिया a से। कई किताबों में ये a स्टार भी होता है, खैर बट जनरली हम लोग a ही पाएंगे, तो इसलिए मैं भी बातचीत a के टर्म्स में ही कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए बातचीत हम a के टर्म्स में ही कर रहे हैं। समझ गए कि a क्या है? तो मतलब a आप लोगों का दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ए आप लोगों का दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है आपके z पर और दूसरा डिपेंड कर रहा है p पर। कई बार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके की बातचीत आपसे पूछ ली जाती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने लिखा ना कि ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसको बेसिकली आपने क्या किया? आपने के को रिप्लेस कर दिया। आपने के को रिप्लेस कर दिया इस क्वांटिटी से। यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि हम लोगों के पास जो के है वो ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। ऐसा मैं लिख सकती हूँ, बराबर। ये जो इक्वेशन होती है, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अर्हेनियस इक्वेशन। दिस इज माय अर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे एक ई ज़्यादा हो गया है, वो आर के बाजू में एक्चुअली ई नहीं आएगा। ओह माय गॉड। ठीक है, ये होती है आपकी अर्हेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन इससे पहले भी आई थिंक मे बी, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको बताई है, जहाँ पे कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। आर तो भैया तुम्हारा क्या कहूँ मैं, पहले दिन से पीछा कर रहा है मोल कंसेप्ट से, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी का मतलब होता है टेम्परेचर, जो कि होगा केल्विन में। देखो, ऐसी बहुत कम जगहें होती हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर जगहों तो आप टेम्परेचर को केल्विन में ही लेते हो। ठीक है, अब इस अर्हेनियस इक्वेशन से क्या मतलब, क्यों पढ़ा रहे हो यार ये अर्हेनियस इक्वेशन? इससे कुछ कंक्लूजन्स डिराइव करना है। अब वो कंक्लूजन क्या है? सबसे पहला कंक्लूजन नंबर वन, एक फैक्ट आपको याद रखना है कि अर्हेनियस इक्वेशन ए ई ये वैलिड नहीं है। किसके लिए यार? इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओ माय गॉड, सॉरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी आप लोगों के पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनके लिए आप लोगों का अर्हेनियस इक्वेशन वैलिड नहीं होता। ठीक है, एंड और किसके लिए वैलिड नहीं होता? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए भी आपका अर्हेनियस इक्वेशन वैलिड नहीं होता। इनके लिए नहीं लगाई जाती। क्यों नहीं लगाई जाती उसके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं लगाई जाती यार, बस इतना याद रखोगे। दूसरी चीज़, हमारे सिलेबस में अर्हेनियस इक्वेशन है। अब तुम अपना छोटा सा ब्रेन लगाओ, छोटू सा ब्रेन। अगर मैं टी की वैल्यू को इंक्रीज करूँगी, टी ई ए बाय आर टी का जो पूरा फ्रैक्शन है, अगर मैं उसमें टी की क्वांटिटी इंक्रीज करूँगी तो टी की क्वांटिटी इंक्रीज करने से जो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू है ई ए बाय आर टी वो घटेगी।
लेकिन वो तो माइनस ई ए बाई आर टी है, तो माइनस ई ए बाई आर टी क्या होगा, माइनस ई ए बाई आर टी, वो तो बढ़ेगा। मैं नॉर्मल मैथ्स कर रही हूँ, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं मैथ्स कर रही हूँ, ठीक है। ये इतना अक्ल होनी चाहिए कि 1/2 और 1/3 के बीच में अगर तुमसे पूछे कि कौन बड़ा है तो तुम बता सको कि हाँ भाई 1/2 बड़ा है। डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, कम आएगी। लेकिन अगर उसी चीज़ के आगे माइनस का साइन लगा दो तो माइनस का साइन लगाने से क्या होगा, माइनस का साइन लगा देने से वो वाली चीज़ फिर आप लोगों की घटने के बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये वही नॉर्मल मैथ्स है, इट इज़ नॉर्मल मैथ्स। और अगर माइनस ई ए बाई आर टी बढ़ रहा है, मतलब ई की पावर में जो भी क्वांटिटी लिखी है वो अगर बढ़ रही है तो ओवरऑल ई की पावर भी तो बढ़ेगा। अगर ई की पावर में लिखी हुई क्वांटिटी बढ़ रही है तो ई की पावर का जो ओवरऑल आंसर आएगा वो भी तो बढ़ेगा। जैसे 10 की पावर 10 रखते हो और एक 10 की पावर 100 रखते हो, तो बेस तो सेम है बट पावर बढ़ रही है। अगर पावर बढ़ रही है मतलब ओवरऑल चीज़ें भी आपकी क्या आएंगी, आंसर भी आपका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है, ज़्यादा आएगा, ओके। अगर ई की पावर ज़्यादा आएगा तो अल्टीमेटली मेरा जो के है वो के भी बोलो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका के बढ़ता है, इसका मतलब टी एंड के आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। हमने जब पहले दिन क्लास की थी तो पहले दिन हम लोगों ने इस बारे में बातचीत की थी कि टी जो रहता है वो के पे डिपेंड करता है, टी जो रहता है वो के पे डिपेंड, सॉरी जो के रहता है वो टी पे डिपेंड करता है, तो इस तरीके से डिपेंड करता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हर बार टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप लैब्स में ऐसी कई रिएक्शन कराते हो, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाके एक रिएक्शन पढ़ोगे, क्या कहते हैं उसको, कपलिंग रिएक्शन है एक बहुत ही फेमस, डायएजो कपलिंग, शायद, हाँ शायद वही है। उस रिएक्शन को हमें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराना होता है, आइस कोल्ड टेम्परेचर में। अगर आप टेम्परेचर हाई रखते हो तो वहाँ पे फिर पीपीटी नहीं बनता, इसका मतलब हर बार टेम्परेचर बढ़ाने से आपका के बढ़ेगा, के बढ़ने से आर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। बट जिन जिन रिएक्शंस पे अरेनियस इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था क्लास की स्टार्टिंग में कि ये अकेली थ्योरी नहीं है, इसके अलावा और भी थ्योरीज आई हैं मार्केट में, ठीक है। बट सारी थ्योरीज आप लोगों का एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, ये उनमें सबसे बेसिक थ्योरी है, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये जिन जिन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रही है उन लोगों के लिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के। अब तुम्हें लगेगा हमें कैसे पता चलेगा किन के लिए एक्सप्लेन कर रही है किसके लिए नहीं कर रही है, तो तुम्हारे सिलेबस में एक ही है अरेनियस इक्वेशन, तो तुम्हारे लिए हमेशा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, के होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तुम्हें कोई फालतू का दिमाग अपना खर्च करने का नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 3 में मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आप लोगों का देखो क्या है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इफ़ मान के चलते हैं टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाती है, आप इन्फिनिटी पुट कर देते हो, लेट्स से। अब इन्फिनिटी क्यों पुट कर रहे हो, देखो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आप टेम्परेचर की वैल्यू मिनिमम रख सकते हो। मिनिमम कितनी, मिनिमम का मतलब यही होता है ना 0 केल्विन, और क्या रखोगे, है ना, मिनिमम मतलब 0 केल्विन, 0 डिग्री मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से भी नीचे जाया जा सकता है और वो होता है आपका 0 केल्विन, ठीक है। या तो आप उस टेम्परेचर की वैल्यू को हाईएस्ट रखोगे। अब हाईएस्ट कितनी, हाईएस्ट की कोई लिमिट तो होती ही है, जितना तुम कर पाओ, हाईएस्ट हाईएस्ट ऊपर 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 वो होती है जो कि इनफाइनाइट है ना। तो इसका मतलब टी की हम दो वैल्यूज़ रख सकते हैं, एक वैल्यू होती है तुम लोगों की 0 और एक होती है आप लोगों के पास इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं टी की वैल्यू को तुम इनफाइनाइट रखो, तो टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखने से ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन है ई ए बाई आर टी माइनस इसके डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाएगा। अब अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाए, जैसे 2 बाई इनफाइनाइट, 3 बाई इनफाइनाइट, 9 बाई इनफाइनाइट, एनीथिंग, उस क्वांटिटी को हम 0 कहते हैं, ठीक है। एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी विल बी 0। तो ऐसे में ई रेज टू द पावर क्या क्रिएट हो जाएगा, -0 क्रिएट हो जाएगा। और ई रेज टू द पावर -0 को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। इसका मतलब अगर तुमने टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की तो a इक्वल टू के ई रेज टू द पावर -0 होगा,
यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का, के हो जाएगा। समझा? ए क्या हो जाएगा, के। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को आप इन्फिनिटी पुट करते हो तो आपका जो के है वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकता है, वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखो ये सवाल कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर होगी। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छी बात है भाई। मैक्सिमम वैल्यू ए से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ए से ऊपर नहीं जा सकता, ए से अबोव जा पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो वैल्यू ऑफ के होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, जो भी वैल्यू ऑफ के होगा वो लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है। अगर इक्वल टू ए हो गया यानी कि वो मैक्सिमम अटेन कर चुका है, और लेस देन हुआ मतलब अभी मैक्सिमम अटेन करने का है, बट उसको वो क्या नहीं कर सकता है, क्या कहते हैं उसको, जान दो, ओवरटेक नहीं कर सकता। ए की वैल्यू को वो ओवरटेक नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कहानी थी। चलिए, और क्या हम लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो सब भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं। हो सकता है मेरे दिमाग में अभी ना आ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो। अच्छा, एक और पॉइंट है कि ये जो क्वांटिटी होती है ना, क्या नाम है इसका, ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यानी कि क्या कहते हैं हम लोग इसको, एनर्जी बैरियर वाला जो फैक्टर होता है। ये क्या है, एनर्जी बैरियर वाला जो फैक्टर है, इसको बेसिकली हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है, अच्छा, और क्या कहानी है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या इंडिकेट करता है, मैंने अभी अभी ऊपर अच्छा खासा प्रवचन दिया इस पर। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आउट ऑफ गिवन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने लोग उस पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस कर गए, है ना। ये क्या शो करता है, ये शो करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ये किस चीज़ को शो करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है, जो जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी, है ना, और वो उस सफिशिएंट एनर्जी को लेकर क्या कर पाए, उस बैरियर को क्रॉस कर पाए। ठीक है, जिनके पास वो सफिशिएंट एनर्जी थी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और वो उस पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस कर गए। ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, इससे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आप लोगों को। ठीक है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। अभी तो ये फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 15-20 मिनट और लग जाएंगे, एक ही साथ थोड़ा ज़्यादा मैं बोलती हूँ, फिर आगे। अच्छा, ये जो हम ए पढ़ते हैं, जिसको हमने नाम दे के रखा है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको हमने Z इंटू पी लिखा था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है यार, ये अरेनियस कांस्टेंट। अच्छा, एक नाम और होता है इसका, अच्छा हुआ याद आ गया, क्योंकि अरेनियस इक्वेशन है तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, अरेनियस कांस्टेंट। तो ये जो हमारा अरेनियस कांस्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस चीज़ को ये इंडिकेट करता है। तो देखो, ये Z इंटू पी है, मतलब Z मतलब कोलिजन्स, और P मतलब उनमें से कौन से कोलिजन्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब इस A का सिग्निफिकेंस अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ये A का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसको जवाब क्या दोगे कि A बेसिकली किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आउट ऑफ टोटल कोलिजन्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, मतलब जितने भी कोलिजन्स आपके पास हैं उन सारे में से आपके पास इफेक्टिव कितने हैं, कितने सही हैं, सही तरीके से हैं, ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। चलिए, और आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस अगेन इक्वेशन पर, जो कि क्या थी आप लोगों की, k इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये वो आपके पास इक्वेशन थी। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखो, जो ऊपर में ई ए है, ई ए क्या है भाई, ई ए एक एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब इसकी कुछ यूनिट होगी, हाँ होगी। आर क्या है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में ही कुछ ना कुछ यूनिट होगी। ये एक बेसिकली क्या है, एक फ्रैक्शन है ना, तो ये आप लोगों का जो ये टर्म होता है, ये E बाय आर टी किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इट शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फ्रैक्शन मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर मैं तुमसे कहूँगी
कि 100 किलो में से डिवाइड बाय 10 किलो करो, तो 100 किलो 10 किलो का किलो किलो कट जाएगा। तो ये एक फ्रैक्शन है, ये जो ऊपर आपको ये दिख रहा है ये बेसिकली एक फ्रैक्शन है। और जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आप लोगों की कैसी है, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, बराबर पूरी तरीके से क्या है, डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, लेकिन सामने में जो ए लिखा है क्या उसकी कोई यूनिट होती है? तो अब देखो ए का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ के की यूनिट होती है। हमने अभी तक जितनी भी थेरीज पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, मैंने तुम्हें के की हर बार यूनिट लिखना सिखाया है जनरल टर्म्स में। याद आ रहा है? हर बार मैंने तुम्हें यूनिट लिखना सिखाया है जनरल टर्म्स में, यानी कि ए की यूनिट का तो नहीं पता बट के की यूनिट होती है, एक जनरल यूनिट होती है ना, भूतकाल में आपको लिखवाया होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि जो यूनिट के की होगी ऑटोमेटिकली वही यूनिट फिर ए की भी होगी, क्योंकि देखो ई की तो कोई यूनिट ही नहीं है, इसका मतलब ए की यूनिट कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगी, के पे डिपेंड करेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि एस आई यूनिट ऑफ के, ठीक है, किसके बराबर होता है, एस आई यूनिट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका एक आ गया सेकेंड कंक्लूजन, ये आ गया सेकेंड कंक्लूजन, बराबर, ये आ गया सेकेंड कंक्लूजन। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरली जब हम इसके अर्हेनियस इक्वेशन के सवाल करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को जो आर की वैल्यू हम जो पुट करते हैं वो हमें ज़्यादातर टाइम्स 8.314 जूल वाली पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होती है न्यूमरेटर में ई, अगर वो जूल है तो अगर आपको ई यानी कि न्यूमरेटर वाली एनर्जी कैलोरीज में दी है तो फिर हम इसी वैल्यू को पुट करते हैं 2 कैलोरी किलो, मतलब ये वाली, मतलब बेसिकली एनर्जी क्या होगी उस पर आपकी के यूनिट क्या करती है, डिपेंड करती है। आपकी एनर्जी क्या होगी इस पर आपकी के यूनिट क्या करती है, डिपेंड करती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट पे बात हो गई। क्या तुम्हें ऐसा यूनिट के की निकालनी आती है? बिल्कुल आती है। जनरल फॉर्मूला था हम लोगों के पास, क्या था जनरल फॉर्मूला, मोल्स मतलब मोल्स टू द पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और टाइम इनवर्स, है ना। चलो, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी की, मतलब सब कुछ तो देखो है ही भैया। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब होगी सकती, क्या होगी, ज़ीरो भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा था तुम लोगों को कि मेरे पास डाउन पेमेंट करने के लिए 20,000 है, तो मुझे कंपनी ने लोन कितना दिया, 60,000 का। मान लेते हैं मेरे पास पूरे के पूरे 80,000 है, तो कंपनी मुझे लोन देगी क्या? बोलेगी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो भी हो जाए, बट ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, या तो होगी या तो नहीं होगी। ठीक है, तो निगेटिव लेकिन जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, बराबर, ये नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं होती, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, ऑर्डर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं, केमिकल काइनेटिक्स खत्म करते करते ऐसा लगता है कि दुनिया की हर चीज़ नेगेटिव हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, दुनिया की हर चीज़ आपको नेगेटिव नहीं बनानी है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। और कल की क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी, वो भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हमको एक ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाना है मुझे किसके वर्सेस, मुझे बनाना है के वर्सेस टी। ठीक है, किसके वर्सेस बनाना है, के वर्सेस टी का ग्राफ है ये। चलिए देखते हैं क्या है ये ग्राफ। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो तुम्हें क्या परमिट करता है, वो तुम्हें परमिट करता है कि भाई तेरे पास हमेशा टी और के का डायरेक्टली वाला प्रोपोर्शनल होगा। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होगा कि तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो के बढ़ता जा रहा है। एक ज़रूर ऐसे टेम्परेचर की लिमिट होगी जहाँ पे जाके के अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन करता है, ए के बराबर अटेन करता है। यानी कि इनिशियली जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ आपका जो के है वो बढ़ रहा है, बट एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे जाके आपका के क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। यानी कि टी वर्सेस के या के वर्सेस टी जो भी है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा।
और जो उसने ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू जो उसने ये मैक्सिमम अचीव की है, ये बेसिकली क्या होगी, आपका ए होगी। ये कांस्टेंट वैल्यू बेसिकली क्या होगी, ए होगी, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम अचीव कर चुका है। अच्छा, अगर मान लेते हैं मैं इसी ग्राफ को ऐसा बना दूं, जैसे अभी ये ग्राफ में वाई एक्सिस में हमने किसको प्लॉट किया है, आपके के प्लॉट किया है। अगर वाई एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर प्लॉट कर दें और एक्स एक्सिस में के प्लॉट करें, क्या तब भी ये ग्राफ आप लोगों को ऐसा ही दिखेगा? बिल्कुल नहीं। कई लोगों की सोच होगी नहीं नहीं ऐसा ही दिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं दिखेगा। अगर आप थोड़ा सा भी चेंज क्रिएट कर दो ना, मतलब y का x एक्सिस में, x एक्सिस का y एक्सिस में, तो ग्राफ का जो नेचर है ना भाई, वो भी चेंज हो जाता है। आपका ग्राफ वैसा नहीं दिखता है। फिर तब ये ग्राफ आपको कैसा दिखेगा? तब देखो, तब ये ग्राफ आपको दिखेगा ऐसा। तुम एनालाइज कर लो क्या मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। ये ऐसा, ठीक है, ऐसा थोड़ा प्रॉपर नहीं बनाए कर, बट चलो ठीक है बना लेते हैं, रुको प्रॉपर, इसको मिटाएंगे तो पूरा ही मिट जाएगा। फिर फ्री हैंड बनाते हैं, ये ऐसा दिखेगा कुछ, अभी भी प्रॉपर नहीं है, खैर छोड़ो। यहाँ पे ये देखो, ये वो आपका के, ये आपका मैक्सिमम अटेन कर लिया, एंड नाउ दिस इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का ए। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका ए कहेंगे, ठीक है। ये बातचीत, ये थी पूरी की पूरी बातचीत कर्व्स के बारे में, कि आप क्या जानते हो कर्व के बारे में। अच्छा, अब थोड़ा सा ना अरेनियस इक्वेशन के साथ मैथ्स वाला गेम खेलते हैं, मॉडिफिकेशन वाला गेम। हम सब जानते हैं अरेनियस इक्वेशन होती है k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। अच्छा, अब ln k मतलब लॉग ले रही हूँ बेसिकली मैं दोनों तरफ, डायरेक्टली तुम्हें समझ में आना चाहिए, अब इतना बड़े तुम हो गए हो, माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये आ गया। अब मान लेते हैं इस इक्वेशन को मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी कर रही हूँ, एक बार टेम्परेचर T1 पे, एक बार टेम्परेचर T2 पे, हैविंग रेट कांस्टेंट K1, हैविंग रेट कांस्टेंट K2, क्योंकि टेम्परेचर बदलोगे तो K बदलेगा इसीलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln K1 इज इक्वल्स टू आपका ln A बदलेगा क्या, कि A1 A2 लूँ, A नहीं बदलेगा, वो एक कांस्टेंट है ना यार, वो कैसे बदल सकता है, माइनस ऑफ EA अपॉन RT, ठीक है, RT1। यहाँ इक्वेशन लिखेंगे ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई ए अपॉन में RT2। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। तो जब आप इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन मिलेगी, बोलो क्या, ln K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अच्छा, लॉग में बेस ई में काम करना हमें अच्छा लगता नहीं है, हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 वाले फैक्टर से यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो बेस 10 में कन्वर्ट हो पाएगा। तो लॉग बेस 10 K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए। अब देखो, मैंने 2.303 यहाँ मल्टीप्लाई किया, मैं काम करती हूँ यहाँ 2.303 ना लिखते हुए यहाँ डिवाइड में ले आती हूँ उसको, ताकि ज़्यादा बेटर फील आए। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। दो अलग अलग टेम्परेचर दे देता है, उन दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको क्या करने को बोलता है, के कैलकुलेट करने को कहता है। दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, दो या फिर दो के दे देगा, दोनों में से मतलब इनडायरेक्टली K2 K1 T1 T2, या आप लोगों के पास 4 वेरिएबल है, कोई भी 3 दे देगा और उनमें से आप लोगों को कोई एक पूछेगा, ठीक है। और दिस इज नोन एज आप लोगों का, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड, इवन जब इसके पास हमने लॉग बेस ई नहीं लगाया था तब भी आप लोगों की क्या थी, इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन थी। ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये भी आप लोगों की क्या थी, इंटीग्रेटेड। ये भी क्या थी, इंटीग्रेटेड, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लॉग। इफ यू आर राइटिंग एन इक्वेशन देन इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों की इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन से और कुछ बातचीत, कुछ और डेरिवेशंस, कुछ और फॉर्मूले, तो खैर न्यूमेरिकल्स पे तो हम बाद में बातचीत करेंगे, ठीक है। ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए है, ठीक है, ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए। मान लो मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स में काम नहीं करना चाहती, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस आपका ई ए अपॉन में आर टी। ये इक्वेशन है हम लोगों के पास। आप बेस 10 में काम करिए,
जब आप बेस 10 में काम करेंगे तो क्या होगा, आपको इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑल एंड ऑल। तो मैं पूरा सिंप्लीफाई करके लिख के दे रही हूँ, log बेस 10k इज इक्वल्स टू log बेस 10a माइनस EA अपॉन में 2.303 RT। ये सिंगल टेम्परेचर पे है ना, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे नहीं है, ये सिंगल टेम्परेचर पे। कई बार स्टूडेंट्स को दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली इक्वेशन इतनी ज़्यादा रट्टा हो जाती है कि वो इस सिंगल टेम्परेचर वाली इक्वेशन को ही भूल जाते हैं, और कई बार सिंगल टेम्परेचर वाली इक्वेशन को यूज़ करने का मन करता है तो वो लोग इस सिंगल टेम्परेचर वाली इक्वेशन को यूज़ नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता ना फिर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पहले तो कर्व प्लॉट करना है, ठीक है। पहले तो हमें यहाँ पे कर्व प्लॉट करना है। क्या कर्व प्लॉट किया जा सकता है, इस k को मैं मेरे y पे रख लूँ और ये जो t है इसको मैं मेरे x पे रख लूँ। तो अगर मैं कर्व प्लॉट करूँ तो देखो मेरे पास कर्व कैसा आएगा, मान लेते हैं y एक्सिस पे हमने ले लिया log बेस 10k को, तुम चाहो तो ln को भी ले सकते हो, मैं बेस 10 के साथ कर रही हूँ। बस फर्क इतना होगा, अगर ln के साथ करेंगे तो 2.303 वाला फैक्टर नहीं आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आप लोगों का 1/t। ध्यान रखना मैं 1/t ले रही हूँ, t नहीं ले रही, 1/t। तो ऐसे में ये कर्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, y = mx + c को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जहाँ पर ये जो पूरी की पूरी एंटायर क्वांटिटी है ये उसका क्या है, स्लोप है, और वो भी कैसा स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, मतलब ये ग्राफ गिरता हुआ ग्राफ होगा, है ना। तो ये आएगा आपका कर्व कुछ ऐसा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती होगी, ये वैल्यू ये log बेस 10a को रिप्रेजेंट करती होगी, और यहाँ से इसका जो भी स्लोप होगा वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता होगा, -(EA/2.303R). कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको इस तरीके से कर्व दे दिया और पूछे a की वैल्यू क्या है, तो जो भी y इंटरसेप्ट है वो log बेस 10 की वैल्यू है। अगर तुम एंटी लॉग लोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है वो तुमसे स्लोप की वैल्यू देकर पूछ ले कि एक्टिवेशन एनर्जी बताइए कितनी थी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, जो भी उसने स्लोप की वैल्यू दी है इक्वल टू -EA/2.303R, आपको आंसर आ जाएगा। खैर अपन इस पर करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना, करेंगे इस पर। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए कि जो EA होता है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, और जो ये A होता है इसको बेसिकली हम लोग टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट लेते हैं। मतलब टेम्परेचर बदल रहा है तो A भी बदलेगा, EA भी बदलेगा, ऐसी हरकत हम नहीं करते, ठीक है। ऐसी हरकत हम नहीं करते, बराबर, बिल्कुल नहीं करना ऐसी हरकत, ठीक है। क्लियर हो गई बात, है ना, ओके। अब उसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हम लोगों को पता होने चाहिए क्या? हाँ, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, बट खैर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एक्चुअली। ग्राफ वगैरह भी बताने थे, कुछ आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने थे। न्यूमेरिकल्स तो खैर इस पे हो नहीं पाएगा अभी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को फ़िलहाल अभी यहाँ पे रोकते हैं। रुको, सोचने दो मुझे पहले। चलो पढ़ लो, काय को रोका रखी करना फालतू के, एक वन फ्लो में हो जाएगा फिर। चलिए अब बात करते हैं, और अब यहाँ पे एक दूसरी बातचीत करते हैं। वो क्या है कि जो आपकी ये जो पूरी कहानी है अरहेनियस इक्वेशन की, मान लेते हैं ये अरहेनियस इक्वेशन मैं लिख रही हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। मैंने आज जब क्लास की स्टार्टिंग की थी तब मैंने बताया था कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को फॉरवर्ड के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, बैकवर्ड के लिए भी। मैं अभी डिफाइन करके दूंगी कि कब फॉरवर्ड कब बैकवर्ड, बट मान लेते हैं आपने फॉरवर्ड के लिए भी डिफाइन किया है और आपने बैकवर्ड के लिए भी डिफाइन किया है। तो K फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू A फॉरवर्ड e⁻⁻ माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाली अपॉन में RT। अगर बैकवर्ड के लिए डिफाइन करूंगी तो KB इज इक्वल्स टू AB e⁻⁻ माइनस ऑफ E बैकवर्ड, ये अच्छा एक मिनट रुको, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाली डिवाइडेड बाय RT। एक काम करो, रेशियो ले लो। तो जब रेशियो लोगे तो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। हाँ, तो यहाँ से ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, ये चीज़ बराबर आ जाएगी A फॉरवर्ड अपॉन A बैकवर्ड के, ठीक है। e⁻⁻ माइनस EA
फॉरवर्ड अपॉन आर टी इंटू ई रेस टू द पावर प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आता, मैं उसको ऊपर लेके चली गई तो वो प्लस हो गया, बराबर। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, ई क्योंकि बेसेस सेम है तो आप पावर्स को आप इक्वेट कर लो, माइनस क्या लिखा जा सकता है इसको, आपका ई ए फॉरवर्ड प्लस आपका ई ए बैकवर्ड, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, हाँ लिखा जा सकता है। अपॉन में आर टी, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ए एफ अपॉन में ए बी ई रेस टू द पावर, माइनस साइन कॉमन निकालो, तो माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाना है, ये हो जाएगा आप लोगों का ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाले की, ठीक है। अपॉन में आएगा आर टी। अभी मैं तुम्हें ग्राफ पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी मैं तुम्हें ग्राफ पढ़ाऊंगी एंडो और एक्सो के लिए, तो उस एंडो और एक्सो के ग्राफ से मैं तुम्हें ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए, इन दोनों का जो ये डिफरेंस होता है ये डेल्टा एच के बराबर होता है। क्या तुमने इससे पहले डेल्टा एच सुना भी है कभी? हाँ सुना है, डेल्टा एच तो हमें पता है, इसी के बेसिस पे तो हम डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी कि रिएक्शन हम लोगों की एक्सोथर्मिक होगी, है ना, यानी कि कितनी एनर्जी रिएक्टेंट की है, कितनी एनर्जी प्रोडक्ट की है, ये तो हम जानते ही हैं कि डेल्टा एच का मतलब होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। बट डेल्टा एच का एक और मतलब होता है कि फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी होता है इसका मतलब, ये भी होता है इसका मतलब। यानी कि हमने सोचो हमारी अरेनियस इक्वेशन को क्या कर दिया, आप लोगों की कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट। अगर मैं इस अरेनियस इक्वेशन को, ये जो मॉडिफाइड अरेनियस इक्वेशन है, इस मॉडिफाइड अरेनियस इक्वेशन को अगर मैं लॉग के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए बी, इस पे भी लॉग लगेगा। अच्छा बेस 10 कहाँ से लगा दिया, बेस ई लगाना चाहिए था मुझको, ठीक है, बेस ई, पहले तो नेचुरल लॉग लेते हैं ना हम लोग, तो ये ए एफ अपॉन में ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन आर टी। फिर अगर मैं इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को, एक मिनट, हेलो 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 जी, किससे बात करनी है आपको, हेलो जी, किससे बात करनी है आपको? ठीक है, तो अब ये जो इसी इक्वेशन को अगर मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लॉग बेस 10 में भी देखो कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बताओ क्या होता है, लॉग बेस 10, ठीक है, आप लोगों का क्या आ जाएगा, अच्छा येलो ही बेटर था, के इक्विलिब्रियम पहला वाला अपॉन में, अच्छा दूसरा वाला माइनस करेंगे ना क्योंकि, अच्छा दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए, एक मिनट को, लॉग के इक्विलिब्रियम बेस 10 में लॉग बेस 10 आपका ये जो ए एफ है अपॉन में ए बी और माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन में 2.303 आर टी। अब अगर मैं इसको दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लूँ, जैसा कि मैंने अरेनियस इक्वेशन को लिया था दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए, और दो डिफरेंट टेम्परेचर्स में लेने के बाद मैंने माइनस माइनस किया था दोनों को, अगर मैं वैसा ही सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम सेकेंड वाला अपॉन में के इक्विलिब्रियम फर्स्ट वाला इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आप लोगों का, डेल्टा एच अपॉन में 2.303 आर, जैसे कि वहाँ था, बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पे डेल्टा एच नहीं था, वहाँ पे क्या था आप लोगों की एक्टिवेशन एनर्जी। और अगेन वही सेम कहानी, क्या 1/T1 माइनस 1/T2, ये सेम इक्वेशन मैंने तुम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाई है। इसके आगे की कहानी मैं रिपीट नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि जाओ जाके आज रिवाइज करो केमिकल इक्विलिब्रियम की एंडिंग।
तुम्हें शायद याद होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम को जब हमने एंड किया था तो उस एंडिंग में मैंने इसी सेम इक्वेशन को यूज़ करके 2 कर्व बनाए थे एंडो और एक्सो के लिए, याद आ रहा होगा शायद। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एंडो और एक्सो के लिए 2 कर्व बनाए थे। ये वही इक्वेशन है। और ये इक्वेशन आई कैसे, उस वक्त मैंने तुम्हें बोला था कि डायरेक्ट एक इक्वेशन होती है, तुम याद रखो, बट ये इक्वेशन देखो ऐसे आई है मॉडिफाइड होकर, समझो ये इक्वेशन ऐसे आई। तो यानी कि जब आप डेल्टा एच के टर्म्स में लिखते हो तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम होता है, और अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में लिखते हो, जो कि हम लोग ऊपर लिख रहे थे, कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये, तब यहाँ पर वो नॉर्मल के होता है, नॉर्मल के, समझ लो, नॉर्मल के। अच्छा, इवन जो हमारी गिवन अरेनियस इक्वेशन है उसको हम और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यार कितना मॉडिफाई करेंगे, अब करते हैं यार, जहाँ जहाँ हमको नीड पड़ेगी उतना सब हमें करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, खैर है ना, वो तो हमारा काम ही है। बल्कि लेकिन हमें इतना तो कम से कम पता चल गया, कम से कम हमें इतना तो पता चल गया इस पूरी बातचीत को देख कर कि किस तरीके से टेम्परेचर के चेंज करने से रिएक्शन में चेंज आता है। एक और मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, उसका अभी थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा इस चीज़ को ख़त्म करने में। k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन में आर टी, ये मेरी अरेनियस इक्वेशन है। इसको मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ, कर दो, डी के अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन में आर टी। अब सुनो, डिफ्रेंशिएशन में ऐसा अज्यूम करती हूँ कि सबको आता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस ई ए अपॉन आर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करें तब ये चीज़ कैसी दिखेगी बताओ। अगर मैं इस चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो इस क्वांटिटी को मैं के लिख सकती हूँ, क्योंकि यही तो मेरा अरेनियस इक्वेशन है ना, के लिख दिया, माइनस माइनस आपके प्लस हो गए, न्यूमरेटर में बचा ई ए और डिनोमिनेटर में बचा आपका टी स्क्वायर। ये क्या है आपका डी बाई डी टी, और ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया के। मतलब अगर आप डी बाई डी टी करो किसका, के का, अगर आप डी बाई डी टी करो किसका, के का, तो वो डी बाई डी टी के का आपको ये एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, आपको क्या देता है, ये एक्सप्रेशन देता है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या कर रहोगे और मॉडिफाई करके, चलो देखते हैं। ये जो डी के है इसके न्यूमरेटर में मतलब डिनोमिनेटर में ले आते हैं ये, और इसको ले आते हैं 1 बाई डी टी, और ये लिख देते हैं हम लोग ई ए अपॉन में, अच्छा आर खा गई क्या मैं, सॉरी आर खा गई थी, ई ए अपॉन में आर टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बराबर, इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे क्या पता चला, क्या मतलब, इससे कुछ समझ में तो नहीं आया, ये लिख तो दिया इतना लंबा चौड़ा प्रवचन, बट इससे समझ में क्या आ रहा है, ये क्या है हमारा, ये एक वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको ये बताता है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखकर हमें ये समझ में आता है, अगर मैं इस टी स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ तो, कि आप जितनी ज़्यादा चेंज, मतलब अगर किसी सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, अगर किसी सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उस सिस्टम में टेम्परेचर को चेंज करने से, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज क्रिएट हो जाएगा। यानी कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या बताती है कि जो चेंज क्रिएट होगा किस में, के में, वो ज़्यादा होगा, किसके लिए ज़्यादा होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी पहले से ज़्यादा है तो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो चेंज इन के भी आपका कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब चेंज इन के एक और सिचुएशन में ज़्यादा होगा, दूसरी सिचुएशन क्या होगी, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ठीक है, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, लो, क्योंकि के को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूँ और अगर टेम्परेचर को राइट हैंड साइड लेकर जाऊँ तो टी देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ये आपको समझा रही है कि किस तरीके से फ्रैक्शनल चेंज क्रिएट होता है के में, ठीक है, पर यूनिट टेम्परेचर का स्क्वायर, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर के स्क्वायर है ना, क्योंकि टी स्क्वायर है ना यहाँ पे, पर यूनिट टेम्परेचर के स्क्वायर से किस तरीके से आप लोगों का चेंज क्रिएट हो रहा है, ये उसको बेसिकली क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, ये उस कहानी को एक्सप्लेन करके दे रही है आप लोगों को, ठीक है। ये उस पूरे क्या कहते हैं
चीज़ को समझा रही है कि ऐसे, ठीक है, उसको समझा रही है। ओके, अब एक और चीज़, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई किया जाए तो ये एक नई इक्वेशन में कन्वर्ट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, इसका डेरिवेशन में नहीं जाना है। वो ये होता है, जो इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी करवा के दूंगी, कि d/dt टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब लिया जाता है किसका, ln ऑफ k का, ठीक है। ये देखो d/dt आएगा, अगर आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करोगे तो d/dt आएगा किसका, ln ऑफ k का, किसका, ln ऑफ k का। ये देखो ना, dk/k बराबर, ठीक है, ln ऑफ k का 1/x किस चीज़ का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x, ठीक है। d/dt आप ln ऑफ k का लेते हो तो ये किसके इक्वल होता है, EA/RT² के। ये होता है आपका वेंट हॉफ इक्वेशन, जो कि हम लोगों को आगे जाकर इस्तेमाल करना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि क्या होती है वेंट हॉफ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपको ध्यान में रखना है कि वेंट हॉफ इक्वेशन क्या है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कब क्या, कैसे, कहानी कैसे क्या, ठीक है। अच्छा, और क्या जानते हैं हम लोग, और भी कुछ, बिल्कुल थोड़े कर्व्स के बारे में बातचीत करनी है। तो देखो क्या है वो कर्व्स, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं 2 कर्व बनाऊंगी जो कि आप बनाते आए हो आज तक, एक बार एक्सो के लिए और एक बार एंडो के लिए। अगर मैं एंडो के लिए कर्व बनाऊं, मतलब मेरे रिएक्टेंट के पास एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी थी, वो सर्टेन अमाउंट की एनर्जी को बाद में वो ट्रांजिशन स्टेट तक भी पहुंचा और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हुआ। क्योंकि ये कर्व एंडो का है तो प्रोडक्ट की एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। तो रिएक्टेंट और ओरिजिन के बीच में जो ये एनर्जी गैप है, ठीक है, रिएक्टेंट और आपके ओरिजिन के बीच में जो ये एनर्जी गैप है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और आपके ओरिजिन के बीच में जो गैप है, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है, इसे क्या कहते हैं, तो ये आप लोगों का कहलाता है डेल्टा एच। ये क्या कहलाता है, डेल्टा एच। जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि ER को जनरली हम HR से रिप्रेजेंट करते हैं, EP को HP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच का मतलब होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि कर्व अगर एंडो के लिए बना है तो एंडो में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, तो इसीलिए एंडो के लिए अगर ये कर्व बना है, एक्सो के लिए अगर ये कर्व बना है तो उसमें अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम होगी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपका ओवरऑल साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। आपका ओवरऑल साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल साइन आपका निगेटिव आया। और ये कर्व किसका है, एक्सो का कर्व है। ये कर्व किसका है, एक्सो का। और क्या जानते हैं, अभी अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर कुछ पैरामीटर्स पढ़े। अब सुनो, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, एवरीबडी इज नो। अब रिएक्टेंट से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक का जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, ये गैप, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि हम रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जा रहे हैं, हम रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जा रहे हैं, बराबर, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जा रहे हैं। बट अगर मान लेते हैं आप प्रोडक्ट हो और आप बैकवर्ड आना चाह रहे हो, मतलब वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, तो अगेन प्रोडक्ट को भी आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाए। तो जब एनर्जी प्रोडक्ट को सप्लाई की जाती है कि वो वापस से ट्रांजिशन स्टेट पहुंच पाए, तो उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, किसकी, बैकवर्ड की, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की। अब मैं तुमसे कहती हूं कि थोड़ा सा अपनी आंखों पे जोर डालो और अपनी आंखों को घूर घूर के देखो इस कर्व को। अगर मैं EA बैकवर्ड से EA फॉरवर्ड अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं EA बैकवर्ड से EA फॉरवर्ड अगर माइनस कर दूं, EA बैकवर्ड से मैं क्या कर दूं, EA फॉरवर्ड अगर माइनस कर दूं, तो वो चीज़ इस ग्राफ के वाया तुम्हें क्या दिख रही है, EA बैकवर्ड से EA फॉरवर्ड अगर मैं माइनस करूं, तो क्या ये चीज़ तुम लोगों को डेल्टा एच के बराबर दिख रही है। हाँ, इसका मतलब डेल्टा एच EA बैकवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड भी होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है EA बैकवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड ही लिखो, क्योंकि फिलहाल ये कर्व एक्सो का है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि फिलहाल ये कर्व एक्सो का है इसीलिए,
ठीक है, क्योंकि ये कर्व फिलहाल किसका है, एक्सो का है। अगर एंडो का होता तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड हो जाता, क्योंकि उससे प्रोडक्ट फिर ऊपर की तरफ होता। तो जो भी हो ये इसके बराबर होती है, एज वेल एज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर भी होती है। ये कर्व्स के बारे में जानकारी थी। कर्व आपको इंटरप्रीट करते आना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको दिया हुआ रहता है ग्राफ, और उस ग्राफ से आपको पूछ लेता है कि बताओ ये बैकवर्ड कितना है, ये फॉरवर्ड कितना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, डेल्टा एच कितना है। तो अगर आपको मीनिंग पता होगा कि डेल्टा एच इसको कहते हैं, फॉरवर्ड इसको कहते हैं, बैकवर्ड इसको कहते हैं, तो आप इजीली ये सारी चीज़ें क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। ये कर्व मैंने एक्सो के लिए बनाया। एंडो के लिए क्या फ़र्क पड़ता, एंडो के लिए सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसके कंपेयर में जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो उससे ज़्यादा होती। ठीक है, ये फ़र्क पड़ता। तो ये एक ग्राफिकल एनालिसिस थी। एक और बातचीत करनी है शॉर्ट सी, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये तो थी आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की थ्योरी, या फिर मैं कहूँ आप लोगों की कौन सी थ्योरी, आपकी कॉम्प्लेक्स वाली थ्योरी। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने सीखा कि कोलिजन किस तरीके से होते हैं। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी के आने से पहले, या फिर मैं कहूँ इसी के साथ साथ, ऐसा समझा जाता था, वो क्या समझा जाता था कि जब भी हम रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, मतलब जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर के चेंज करने से रिएक्शन की रेट में चेंज देखने को मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छे से खुद को ओवरकम कर पाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा। तो अर्लियर इट वॉज बिलीव डैट कि अगर आप किसी भी टेम्परेचर पर हो, लेट से 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस से अगर आपने अपना टेम्परेचर, ठीक है, अगर आपने अपना टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ा लिया, ठीक है, अगर आपने अपना टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ा लिया, तो जब आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से और बढ़ा देते हो तो रेट ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल के बीच में कुछ भी हो जाती है। मतलब डबल या फिर ट्रिपल वाले फैक्टर से रेट रिएक्शन की बोलो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रिएक्शन की रेट डबल या ट्रिपल वाले फैक्टर से बोलो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये कहानी, ठीक है, ये कहानी बराबर। अच्छा, 2 मिनट रुकोगे, 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना और फिर स्टेज को सुनना। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अब कैसा है, हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट टेम्परेचर को जब आप थोड़ा सा भी 10 डिग्री से बढ़ा दो ऑलमोस्ट, तो रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो क्या हो जाता है, डबल ट्रिपल इस तरीके का हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल या फिर ट्रिपल। तो हमने क्या किया, बैठे बिठाए एक रेशो लेने का सोचा। हमने बैठे बिठाए क्या किया, एक रेशो लेने का सोचा। हमने कहा कि मान लेते हैं जब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री, मतलब टेम्परेचर को जब हमने T डिग्री सेल्सियस रखा था तो उस वक्त का एक रेशो, अपॉन में दूसरा रेशो कब, जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। इन दोनों का रेशो, ठीक है, इन दोनों का रेशो, टेम्परेचर का रेशो नहीं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेट है उस रेट का रेशो।
जब हमने लेने का सोचा कि एक T डिग्री सेल्सियस पे आप रेट का रेशियो लो और एक T+10 डिग्री सेल्सियस पे लो, ज़रूरी नहीं है रेट का लो, K का भी ले सकते हो। तो ये जो रेशियो आता है, दिस पर्टिकुलर रेशियो इज नोन एज म्यू, जिसको हम लोग कहते हैं TC, और TC का मतलब होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी नहीं, जिसका कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट और कुछ नहीं। ठीक कर लेना इसकी स्पेलिंग, और कुछ भी नहीं, बराबर, खत्म। इससे आगे और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स आएंगे तब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। अच्छा, और कुछ जो इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में तुमको जानना हो, पहचानना हो। हाँ, एक बात और, कैसा होता है कि इमेजिन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक जनरल फार्मूला हम बनाएंगे। वो जनरल फार्मूला तुम्हें बहुत जगह यूज़ आएगा। किस काम में यूज़ आएगा? ये वाले 10 है ना जो करंट अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोगों को कैसे यूज़ आएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी T+Δt वाले सिचुएशन पर अगर आपको रेट निकालनी है तो वो रेट RT इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेज़ टू द पावर Δt/10 के बराबर होगी। सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि ये क्या है, कैसा अजीबोगरीब सा फॉर्मूला है। सिंपल सी चीज़ है, समझते हैं इस फॉर्मूले को, डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को। जनरली 2 मिनट लगेगा, जब डिराइव कर लोगे तो ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है वो तुमको पता चल जाएगा। लगे तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो रहेगा उसके बारे में भी हम बातचीत कर लेंगे कि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन इस फॉर्मूले का खैर क्या है, उस पर भी देख लेते हैं। बट मान के चलिए कि आपने रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पे किया, फिर आप रिएक्शन को 35 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो, फिर आप रिएक्शन को 45 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो। आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, बराबर। यही काम तुम्हारा है, ये काम तुम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हो। अब हो क्या रहा है, हुआ ये कि मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट आप लोगों का x था, रेट आपका x था, और मैंने तुमसे कहा कि रेट डबल से ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि मान लो डबल हो गया, मैंने कहा डबल हो गया, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर जो R न्यू होगा वो क्या होगा, आप लोगों का 2 टाइम्स ऑफ x होगा। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं पूछूंगी 45 डिग्री सेल्सियस पे बोलो क्या होगा, तो आप कहोगे 45 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट होगा वो 4 टाइम्स ऑफ x होगा, मतलब और डबल हो जाएगा ना, पहले से डबल था उसका और डबल। यानी कि ये देख रहे हो, एक फैक्टर से आपकी रेट इंक्रीज हो रही है। अब अगर मान लेते हैं कल को किसी ने तुमसे ये पूछ लिया कि 1015 डिग्री सेल्सियस से बताओ रेट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या तुम ऐसे 10 डिग्री बढ़ा के चेक करोगे क्या? नहीं ना। तो उसके लिए बेसिकली ये फॉर्मूला है कि अगर किसी हाइयर टेम्परेचर पर अगर आपको रेट पूछी जाती है, ठीक है, तो उस हाइयर टेम्परेचर की रेट को हम लोअर टेम्परेचर की रेट के साथ कैसे इक्वेट करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट और अपॉन में n, जहाँ पे n का मतलब होता है Δt/10, डेल्टा टी मतलब लोअर टेम्परेचर माइनस हाइयर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लें 25 वर्सेस 100, इसके बीच में कंपैरिजन करना है तो 75 विल बी योर डेल्टा टी। और कई किताब में इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट को ज़रूरी नहीं है म्यू सिंबल से इंडिकेट किया जाए, थीटा से इंडिकेट किया भी जाता है, ये भी एक होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको बस याद रखना है कि रेट हाइयर टेम्परेचर की रेट को आप लोअर टेम्परेचर की रेट से कैसे इक्वेट करोगे, इस तरीके से इक्वेट करोगे, जहाँ पे इस थीटा की वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 2 और 3 के बारे में कुछ भी हो सकती है। ये कहानी थी, देन ये कहानी थी आप लोगों की। दैट वॉज ऑल अबाउट अरेनियस इक्वेशन। जितना मुझे खैर याद था, अभी जितना मुझे पता था वो मैंने आपको सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें क्या कर दी हैं, बता दी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। एक आखिरी कर्व मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद इस चीज़ को हम लोग यहाँ रोकते हैं। अच्छा, वो आखिरी चीज़ देखो क्या है। ये वैसे चीज़ गैसियस स्टेट से रिलेटेड है, जिनको गैसियस स्टेट आती है उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फटाफट समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वो कर्व बनाते हैं तो आपको पता है कि हाइयर टेम्परेचर वाला कर्व आपका कुछ इस तरीके का रहता है, और जो मतलब लोअर टेम्परेचर वाला कर्व आपके इस तरीके का दिखता है,
और अगर मैं हाइयर टेम्परेचर वाले कर्व की बात करूँ तो उसका जो पीक होता है वो हल्का सा नीचे भी आ जाता है और ऊपर से वो शिफ्ट भी हो जाता है ना। यानी कि ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये गैसियस स्टेट में ऑलरेडी सिखाया है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्यों रिएक्शन का रेट बढ़ता है, एक्सप्लेन करो, तो तुम बोलोगे कि मैडम ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह क्या क्या तो तुम बताओगे, बट ग्राफिकली एक्सप्लेन करो। तो ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे कि देखिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी इतनी, अब ऑब्वियस है कि ग्राफिकली मुझे एक्टिवेशन एनर्जी का कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी ये है। अच्छा, जिन लोगों के पास एनर्जी, जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्या होती है बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, वो लोग ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो जब मैं बात कर रही थी T1 टेम्परेचर पे, तो देखो T1 टेम्परेचर पे कितने लोगों के पास ज़्यादा एनर्जी थी, कितने, क्योंकि एक एरिया अंडर द कर्व किस चीज़ को इंडिकेट करता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करता है। तो इतने लोग थे जिनके पास क्या थी, एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से वो लोग कैसी थी, ज़्यादा थी। आगे भी जा सकता है कर्व, खैर इतने लोगों के पास ज़्यादा थी। अगर मैं टेम्परेचर हाई कर देती हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी वैसी की वैसी ही रही, मैंने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है, टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, हाई कर दिया, तो कर्व का पीक नीचे आ गया और कर्व आपका फैल गया, है ना, कर्व आपका फैल गया। और ऐसे में अगर मैं पूछूंगी कि अब बताओ कितने लोग हैं जो उस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो तुम बोलोगे मैम अब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखिए इतने, नीचे वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अब कर्व, एरिया अंडर द कर्व बेसिकली फ्रैक्शन को इंडिकेट करता है ना, तो अब ये लोग भी तो हैं, देखो ये ऊपर वाले लोग भी तो हैं। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके जो वैल्यू होती है किसकी, dN/n की, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज होती है। और अल्टीमेटली ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आप लोगों के क्या नाम है, ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की, वो लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ख़त्म कहानी। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी थ्योरी ख़त्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के बारे में, कि इस टॉपिक से अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कैसे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा मेंस से रिलेटेड जो सिलेबस होता है काइनेटिक्स का, वो ख़त्म होता है। अब उसके बाद जो तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट होगा वो एडवांस वाला होगा, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर, अब हम फर्स्ट ऑर्डर के टाइप्स पढ़ेंगे, राइट। हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि क्या पढ़ोगे आप फर्स्ट ऑर्डर के टाइप्स में, आप सीक्वेंशियल रिएक्शन, अपोजिंग रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, ये सारे। तो मोल कंसेप्ट में भी मैंने तुम्हें एक बार आई थिंक पैरेलल रिएक्शन पढ़ाया है और सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ाया है, तो उसको रिवाइज कर लो। अगर तुम उसको रिवाइज कर लोगे तो हो सकता है मे बी तुम्हें हेल्पफुल हो। एक स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन वाला टॉपिक होता है, वो हमको पढ़ना है। अदरवाइज मेंस का केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है एकदम, यहाँ पे ओवर, ठीक है, डन। तो ये तुम्हारा पूरी कहानी थी। अगर कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन एरर लेट से अगर हुई है या कोई ऐसी एरर, तो मुझको भी बताना। और अगर ऐसी है कि तुम खुद ठीक कर सकते हो, लॉजिकल नहीं है, वो सारी सिंपल सी है, लिखने में एरर हो जाती है, प्लस का माइनस कभी कभी लिखना भूल जाते हैं, तो उसको अपनी